हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू के इस वंडरफुल एंड अमेजिंग साकार 2.0 बैच में। और मैं हूं आपका अपना संजय सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून सर। देखिए, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो टॉपिक्स पढ़े थे वो टॉपिक्स आपके थे। टॉपिक्स एक तरीके से हमने पढ़ा सेट जाना कि सेट क्या होता है एंड सबसेट क्या होता है, वो हमने जान लिया था, राइट। तो आज हम बात करते हैं, तो आज आपका होगा एलिमेंट्री सेट थ्योरी, राइट। तो इसके अंदर हम जो सीखने वाले हैं उसी लेक्चर को, अपने प्रीवियस लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे कि पावर सेट क्या होता है, राइट। जैसे कि आप सब जानते हैं पावर सेट, फिर भी हम जानेंगे, एक बार रिकॉल करेंगे पावर सेट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, एंड फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन, राइट। ये सारी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो किसी को अगर प्रीवियस लेक्चर में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, राइट, जो भी आपको डाउट है। अदरवाइज हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं पावर सेट की डेफिनेशन के साथ। तो क्या है पावर सेट? लेट ए बी अ सेट, ठीक है। क्या कहता है, अगर मान चलो आपके पास कोई सेट है ए, देन पावर सेट ऑफ ए इज, क्या होता है, जो भी सेट आप ए ले रहे हो और उसका पावर सेट आप बना रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, उस ए सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट है ना, उन सबका कलेक्शन होता है। क्या होता है? ए पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, ए सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट हैं उन सबका कलेक्शन आप लो, वो कहलाता है पावर सेट ऑफ ए। यही आपका डेफिनेशन में लिखा हुआ है। अगर ए कोई सेट है, देन पावर सेट ऑफ ए इज, किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, पावर पी ऑफ ए। इसका मतलब पावर सेट ऑफ ए किस तरीके से डिफाइन है कि इसमें वो सारे एक्स हैं सच दैट एक्स कंटेन इन ए, यानी कि एक्स इज द सबसेट ऑफ ए, कि एक वो सारे एक्स हैं जो एक्स क्या है, सबसेट है ए के। इसका मतलब क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए, यानी कि जितने भी ए के पॉसिबल सबसेट्स हैं उन सबका कलेक्शन। जैसे अगर मैं यहां पर एग्जांपल लूं, अगर आपसे कहूं ए, मैं यहां पर लेता हूं 1 2 3, राइट। तो मुझे इसका पावर सेट ऑफ ए बताओ क्या होगा। पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, जितने भी इस ए सेट के पॉसिबल सबसेट हैं वो सारे के सारे कलेक्शन उन सबका कहलाएगा पावर सेट ऑफ ए। जैसे चलिए इसको मैं एक स्टेप बाय स्टेप बताता हूं आपको किस तरीके से। तो इसके देखो, जो सबसेट बनेंगे तो सबसेट किस तरीके से बनेंगे। सबसे पहले आपके पास आएगा सबसेट्स ऑफ, सबसेट ऑफ ए ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ जीरो कार्डिनलिटी, राइट, ऑफ जीरो कार्डिनलिटी, तो कार्डिनलिटी। तो इसका सबसेट बनेगा जिसमें जीरो कार्डिनलिटी होगी, वो सेट क्या होगा यहाँ पर, सबसेट ऑफ ए ऑफ जीरो कार्डिनलिटी एज क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, एम्प्टी सेट को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, या तो कर्ली ब्रैकेट खाली, और या फिर उसको इस तरीके से फी सेट से, राइट। तो जीरो कार्डिनलिटी का इसका ए का सबसेट क्या होता है, पी एम्प्टी सेट, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, जीरो कार्डिनलिटी है, राइट। अच्छा जी, अब मेरे को आप बताओ सबसेट, इस ए से सबसेट ऑफ ए ऑफ वन कार्डिनलिटी क्या होंगे, ऑफ वन कार्डिनलिटी आर, वन कार्डिनलिटी के कौन कौन से सबसेट होंगे इसके पास होंगे वन कार्डिनलिटी के सिंगलटन सेट 1, सिंगलटन सेट 2 एंड सिंगलटन सेट 3। ये आपके वन कार्डिनलिटी के सबसेट्स हैं इस ए सेट के, राइट। सिंगलटन वन सेट इसका सबसेट है, 2 भी इसका सबसेट है, 3 भी इसका सबसेट है, राइट। चलिए अब मेरे को बताओ, ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, इसके पीछे एक लॉजिक है कि मैं आपको ऐसा क्यों लिखवा रहा हूं। ठीक है, अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। सबसेट ऑफ ए ऑफ टू कार्डिनलिटी, टू कार्डिनलिटी, ठीक है। कार्डिनलिटी का मतलब क्या होता है कि उसकी इतने कितने नंबर ऑफ, मतलब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एक तरीके से यहां पर मैं कह रहा हूं सबसेट ऑफ ए ऑफ जीरो कार्डिनलिटी, यानी कि ऐसे सबसेट जिसके अंदर आपके पास कितने एलिमेंट हो, जीरो एलिमेंट हो उन सबसेट के अंदर। ऐसे कितने सबसेट बनेंगे, तो ऐसा एक ही सबसेट बन सकता है, वो एम्प्टी सेट। ऐसे कितने सबसेट बनेंगे जिसके अंदर आपकी कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 1 होंगे, राइट। वन कार्डिनलिटी मतलब जो सेट अपने आप में बन रहे हैं, इसके सबसेट जो बन रहे हैं उसके अंदर एलिमेंट कितने होंगे, 1 होंगे, राइट। ये सब आपको पता है। अच्छा जी, सबसेट ऑफ ए ऑफ टू कार्डिनलिटी आर, आर क्या होंगे, कोई बताएगा। टू कार्डिनलिटी के 1 2, क्योंकि इसके अंदर 2 एलिमेंट्स होंगे, 1 3 और एक 2 3। इसके अलावा कोई और सबसेट बनेंगे टू कार्डिनलिटी के,
क्या बनेंगे? देखो रिप्लाई जरूर किया करो आप, तभी मेरे को समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपको पढ़ चुके हो फिर भी आप रिप्लाई करो कि हाँ जी कि ये है, ठीक है। अब क्या बच गया? सबसेट ऑफ सबसेट सबसेट ऑफ ए, ठीक है। अब एक चीज और रह गई यहां पर लास्ट, सबसेट्स ऑफ ए ऑफ कार्डिनलिटी 3 ऑफ 3 कार्डिनलिटी, राइट। 3 कार्डिनलिटी का 3 कार्डिनलिटी आर 3 कार्डिनलिटी कितने सबसेट बनेंगे? यहां पर एक ही सेट बनेगा, वो होगा आपका 1 2 3 इटसेल्फ, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बन रहे हैं? 3 के अलावा के 4 कार्डिनलिटी का सबसेट बनेगा? नहीं बन सकता, क्योंकि जो आपका सेट ए है उसके अंदर 3 ही एलिमेंट्स हैं। तो एटमोस्ट कार्डिनलिटी, मिनिमम कार्डिनलिटी कितनी हो सकती है उसके सबसेट की? 0। और एटमोस्ट कार्डिनलिटी कितनी हो सकती है? 3। तो ये टोटल सबसेट्स बने। यहां पर कितने आ रहे हैं आपके सबसेट? एक, यहां से 3, यहां से 3 और एक 3 कार्डिनलिटी का, टोटल 8 आए, राइट। टोटल आपके पास 8 सबसेट आए। तो इस तरीके से यहां पर आप कह सकते हो पावर सबसेट ऑफ ए इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स। तो फर्स्ट सबसेट इसका 0 कार्डिनलिटी का एम्प्टी सेट, 1 कार्डिनलिटी के सबसेट्स 1 सिंगलटन 2 सिंगलटन 3, 2 कार्डिनलिटी के सबसेट 1 2 1 3, ठीक है। अभी बेसिक चल रहा है, लेकिन जब एडवांस स्टार्ट होगा ना तब आपको थोड़ा बहुत एफर्ट लगाने पड़ेंगे। अभी बेसिक आपको आता हो, एफर्ट कम लगाने पड़ रहे हो, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है, राइट। 1 2 3 ये हो गए। इज दैट क्लियर? इतना सबको समझ में आया? तो यहां पर आप देख सकते हो कार्डिनलिटी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ ए कितने हैं? 8। 8 को किस तरीके से लिख सकते हो आप? 2 की पावर 3, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हो। अब मैंने ये ऐसे ही क्यों लिखा है अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। तो पावर सेट ऑफ ए सबको क्लियर है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ नोट्स हैं, पावर सेट पर ही कुछ नोट्स हैं। क्या है? फर्स्ट नोट्स कहता है द कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट इज, कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? ये बार के सिंबल्स और इसके अंदर पी ऑफ ए, इसका मतलब कार्डिनलिटी ऑफ पावर ऑफ सेट ऑफ ए इज 2 की पावर 2 रेज़ टू द पावर मॉडुलस ऑफ ए, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ ए। इस मॉडुलस का मतलब क्या है? इसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर कार्डिनलिटी, सेट की कार्डिनलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? पावर सेट कार्डिनलिटी क्या होती है? 2 रेज़ टू द पावर ए होती है। अब ये आता किस तरीके से? अभी थोड़ी देर में प्रूफ मैं आपको कराऊंगा। फर्स्ट पॉइंट ये है, इसको याद रखो, प्रूफ मैं इसको कराऊंगा अभी। द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज इक्वल टू, यानी कि नंबर ऑफ सबसेट्स, अब नंबर ऑफ सबसेट्स की बात कर रहा है कि ए के कितने नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे आपके पास? ए के नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए, जितने के आपके पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हैं। अल्टीमेटली पूछ क्या रहा है? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, तो कितने होंगे? कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। एंड पावर सेट ऑफ एनी सेट इज नेवर एम्प्टी। क्या पावर सेट किसी भी सेट का कभी एम्प्टी नहीं होगा? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखो पहले इस पॉइंट को समझ लो, थर्ड को। सेकंड पॉइंट तो क्लियर ही है, फर्स्ट पॉइंट का प्रूफ यहां पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? अगर मान के चलो पावर सेट ऑफ एनी सेट, ठीक है, अगर मान के चलो आपके पास ए नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, ए क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है। तो पावर सेट ऑफ ए जो होगा उसकी कार्डिनलिटी क्या है कि पावर सेट ऑफ एनी सेट इज नेवर एम्प्टी, यानी कि इसकी जो कार्डिनलिटी है कभी भी एम्प्टी यानी कि 0 नहीं हो सकती। और क्यों 0 नहीं हो सकती? अगर नॉन एम्प्टी है तो इसकी पावर 2 की पावर, इसका मतलब ए में कम से कम एक एलिमेंट तो होगा ही। अगर नॉन एम्प्टी सेट है तो कम से कम एक एलिमेंट होगा। अगर एक भी एलिमेंट हुआ, सपोज एक ही एलिमेंट मान लेते हैं, तो इसकी कार्डिनलिटी 2 होगी। अगर 2 एलिमेंट होंगे तो 2 की पावर 2 4 एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कितने होंगे? 4 होंगे, राइट। ये तो फर्स्ट केस था। अगर मान चलो ए एम्प्टी सेट हुआ तब क्या है? अगर ए एम्प्टी सेट हुआ तो क्या इसके पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट आएंगे? यानी कार्डिनलिटी कितनी होगी? 2 की पावर, क्योंकि ए की कार्डिनलिटी कितनी है? 0, 2 की पावर 0 1, यानी तब भी इसकी कार्डिनलिटी, यानी पावर सेट ऑफ ए की कार्डिनलिटी तब भी 1 होंगी। क्या होगी? 1 होगी, यानी कि उसमें एक एलिमेंट आएगा। और वो कौन सा एलिमेंट होगा? एम्प्टी सेट। जैसे ए एम्प्टी सेट है तो इसका पावर सेट ऑफ ए किस तरीके से आप लिखोगे? इसके अंदर एक एम्प्टी एलिमेंट होगा, ये फी, राइट। तो इसमें कितने एलिमेंट है? एक एलिमेंट है जो कि क्या है? एम्प्टी सेट, फी सेट है, ठीक है। तो एक एलिमेंट आ रहा है तो इसकी कार्डिनलिटी 1 होगी जब एम्प्टी होगा। अगर एम्प्टी नहीं है, राइट, नॉन एम्प्टी सेट है, तो इसकी कार्डिनलिटी कुछ ना कुछ तो आएगी, राइट। तो कभी इसकी कार्डिनलिटी क्या नहीं सकती? जो पावर सेट ऑफ एनी सेट है वो कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता।
एम्प्टी का मतलब उसकी कार्डिनलिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, राइट। तो थर्ड पॉइंट आपको क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट पर कि जो कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट है वो 2 ए ही क्यों होती है, राइट। 2 कार्डिनलिटी ऑफ ए ही क्यों होती है, चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये आपका थर्ड स्टेटमेंट का प्रूफ था। अब देखो, मान के चलो ए की कार्डिनलिटी हम एन मान लेते हैं। इसका मतलब क्या है, ए का मॉडुलस यहाँ पे जो इसका मतलब है कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन, एन है, ठीक है। ए के अंदर कितने एलिमेंट है, एन एलिमेंट है। तो जैसे मैंने अभी लिखवाया था, इसके जो ए के सबसेट्स बनेंगे, ए के सबसेट्स भी होंगे। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नंबर ऑफ, ये नॉन ही है, ठीक है, इसका मतलब है नंबर ऑफ सबसेट्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ जीरो कार्डिनलिटी। तो टोटल एलिमेंट एन है, तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट्स जीरो कार्डिनलिटी, तो एक ही सेट होता है NC0, उसको लिख दिया मैंने NC0 फॉर्म में, ठीक है। NC0 का मतलब कितना है, 1। इसके अंदर कितना आता है, 1 एलिमेंट, ठीक है। कॉम्बिनेशन आप जानते हो क्या होता है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ 1 कार्डिनलिटी। अब ऐसे नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे जिसकी कार्डिनलिटी आपकी 1 होगी, किस तरीके से फाइंड करोगे, इस कॉम्बिनेशन से NC1। आप n एलिमेंट्स में से डिसाइड कर रहे हो जिसकी कार्डिनलिटी कितनी है, 1, ठीक है, तो NC1। उसी तरीके से नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ 2 कार्डिनलिटी इज NC2, राइट, क्या है, NC2 है। तो इसी तरीके से नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ n कार्डिनलिटी, ठीक है, तो 3 कार्डिनलिटी के कितने नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे, NC3, 4 के NC4, ठीक है, और n कार्डिनलिटी के NCn होंगे, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ n कार्डिनलिटी NCn, राइट। अब ये बताओ, तो पावर सेट की जो कार्डिनलिटी होगी इसको किस तरीके से लिखोगे, जितने भी आपके सबसेट्स बन रहे हैं उनका क्या, सम, राइट। अभी हमने यहाँ पर क्या करा था, जो मैंने ये एग्जांपल लिया था, ये 8 कैसे आए थे, हमने क्या करा था, सम करा था। जीरो कार्डिनलिटी के जितने एलिमेंट आए, जीरो, यहाँ पर कितना है, एक एलिमेंट, ये 3 एलिमेंट, ये 3, 3 3 6 1 7 और एक 3 कार्डिनलिटी का ये वाला 8, तो टोटल 8 हुए थे, हमने ऐड करे थे, ठीक है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, जीरो कार्डिनलिटी का नंबर ऑफ सबसेट्स NC0, 1 कार्डिनलिटी का नंबर ऑफ सबसेट्स NC1, NC2, NCn, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इनको ऐड कर दिया। तो ये तो बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। लाइव देखो, लाइव 10 सेकंड थोड़ा पीछे ही चलता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए थोड़ा सा फास्ट पढ़ते हैं, अगर आपको आता है तो थोड़ा फास्ट चलते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपने ऐड कर दिया। अब आपको एक फॉर्मूला पता है बाइनोमियल एक्सपेंशन वाला, राइट, 12th क्लास में मैंने आपने पढ़ा होगा, 1 + x की पावर n को बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, NC0 x raised to the power n, NC1 x raised to the power n-1, NC2 x raised to the power n-2 एंड सो ऑन प्लस NCn x raised to the power 0। ये बाइनोमियल फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू को 1 पुट कर देता हूँ तो ये क्या बनेगा, 1 + 1 2 raised to the power n। अब x की जगह मैंने क्या करा है, 1 पुट करा है, तो NC0 1 की पावर n 1, ठीक है, NC1 1 की पावर n-1, 1 की पावर से कितनी भी हो वो 1 ही रहता है, ठीक है, 1। इस तरीके से NC2 1 की पावर n-2 1 एंड सो ऑन NCn 1 की पावर 0 1, ठीक है, 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। अब ये क्या था, ये हमने देखा था, ये किसके इक्वल था, कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए, तो इसकी वैल्यू आ गई, कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 raised to the power n। तो इस तरीके से किसी भी सेट का जो पावर सेट होगी उसके अंदर कितने पॉसिबल सबसेट्स होंगे वो आप लिखाओगे, रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे, कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए इज ऑलवेज 2 raised to the power n, जहां पर n क्या था आपका, जहां पर n था कार्डिनलिटी ऑफ ए, ठीक है। तो इस तरीके से यहां से आपका फॉर्मूला बनता है, दिस इंप्लाइज कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 raised to the power कार्डिनलिटी ऑफ ए, तो ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है, इस तरीके से ये। चलिए तो ये सबको क्लियर है, जहां भी क्लियर ना हो टोक देना, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। अब हम बढ़ते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखो 2-3 क्लास आपकी बेसिक चली, उसके बाद धीरे धीरे एडवांस स्टार्ट होगा। ये एलिमेंट्री सेट थ्योरी यही बेसिक है, उसके अलावा फिर आप पढ़ोगे वे पॉइंट सेट ऑफ टोपोलॉजी, वो आपका वहां से मेन स्टार्ट होता है, ठीक है। चलिए तो ये आज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, आज या कल कंप्लीट हो जाएगा, कल की क्लास में और रहेगा, कल की क्लास में आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम पढ़ेंगे पॉइंट सेट ऑफ टोपोलॉजी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, लेट ए एंड बी आर 2 सेट्स देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज डिफाइंड एज ए क्रॉस बी, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी से, तो ए क्रॉस बी, तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट कंपोनेंट में आप
ये ऑर्डर्ड पेयर होता है। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे ए क्रॉस बी, तो इसको एज एन ऑर्डर्ड पेयर लिखोगे, जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट ए से आएगा और सेकंड कंपोनेंट आपका बी सेट से आएगा। ठीक है, यही लिखा है ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी, जहां पर ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी। दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट। सर एक्स इज इक्वल टू 1 ही क्यों लिया? ठीक है अंजनी, देखो एक्स इज इक्वल टू 1 ही क्यों लिया हमने? गुड क्वेश्चन। देखो हमें क्या चाहिए, हमें ये वाली फॉर्म चाहिए, NC0, NC1, NC2, NCN। ठीक है, अगर हम इसमें NC0, NC1, NC2 आ रहा है, अगर हम x की वैल्यू अगर 1 नहीं लेंगे, तो यहाँ अगर हम एक्चुअली हम 1 के अलावा कुछ लोगे, तो क्या ये आपको ये फॉर्म मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए यहाँ पर मस्ट है कि x की वैल्यू आपको 1 लेनी है। यहाँ से हिंट मिली है कि ये इस फॉर्म में अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर 1 ले लेंगे, तो आपको ये जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है ये आपको मिल जाएगा, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा जैसे ही x इक्वल टू 1 पुट करोगे। तो ये आपको मिल गया था। ठीक है, तो यहाँ से ये हिंट मिलती है। कहाँ से हिंट मिलती है? इधर से। तो x इक्वल टू 1 पुट करा तो आपको राइट हैंड साइड मिल गया, और यहाँ से आपका लेफ्ट हैंड साइड में 2 की पावर n आ रहा है। तो यहाँ से जब कंपेयर करोगे इससे, इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दूं, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर नाम 2 दूं, तो यहाँ से आप कह सकते हो ये किससे आया? यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड का यूज करते हुए यहाँ से 2 रेज़ की पावर n इक्वल टू हो गया कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ A। ठीक है सर, ऋतिक आप क्या कह रहे हो? बायनोमियल कोएफिशिएंट के सम के लिए x इक्वल टू 1 रखते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बायनोमियल सम के लिए, यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हमने रखा है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि बायनोमियल यहाँ पर तब ये, यहाँ पर बायनोमियल में x प्लस वाई रेज़ टू पावर n होता है, तब एक्चुअल फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पर 1 हमने ले रखा है, तो इस फॉर्मूले में y की जगह 1 हो गया। तो ये चीज है, एक बार बायनोमियल फॉर्मूला देखना आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको क्लियर है। तो अगर मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल ए को मैं ले लेता हूं यहाँ पर 1 2, ठीक है, एंड बी को मैं यहाँ पर ले लेता हूं A B C। तो मेरे को बताओ कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B यहाँ पर क्या आएगा, क्या डिफाइन होगा, कौन सा ऑर्डर पे आएंगे, क्या क्या एलिमेंट आएंगे यहाँ पर? बताओ जल्दी से। यहाँ पर क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? एज एन ऑर्डर्ड पेयर आता है, जहां पर फर्स्ट कंपोनेंट ए सेट से आ रहा है, जो पहले सेट लिखा हुआ है वहां से, और बी एलिमेंट कहां से आता है? जो सेकंड सेट है आपका बी। ठीक है, तो इस तरीके से पहला सेट कौन सा है यहाँ पर? ए, और सेकंड सेट क्या है यहाँ पर? बी। तो इसमें एज एन ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? यहाँ पर ए बी सी तीनों एलिमेंट के साथ। तो इसका हर एक एलिमेंट इसके हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इसमें फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो 1 ए के साथ आएगा। ठीक है, 1 किसके साथ आएगा? ए के साथ, कॉमा, फिर 1 बी के साथ, 1 सी के साथ। इस तरीके से लिख लिया आपने। फिर यहाँ पर सेकंड एलिमेंट क्या है? ये सेकंड एलिमेंट ई के साथ, 2 बी के साथ, कॉमा, 2 सी के साथ। ये आ गया। इसके अलावा कोई और एलिमेंट आ सकता है? इसमें नहीं आएगा। ठीक है, 6 एलिमेंट्स आएंगे, बिल्कुल राइट। ठीक है, ये सबको क्लियर? 1/a 1/b 2/a, वेरी गुड। अच्छा, यहां पर हुआ क्या है? जो आप 6 एलिमेंट बता रहे हो किसके अकॉर्डिंग बता रहे हो? यहां पर अगर आप नोट करो, ठीक है, अगर आप यहां से नोट करो, नोट लिखो, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट की जो कार्डिनलिटी है, ठीक है। अच्छा, नोट से पहले मैं एक चीज और बता देता हूं आपको, फिर नोट लिखवाऊंगा। ए क्रॉस बी तो आपको क्लियर है, और बी क्रॉस ए क्या होगा? बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए बताओ, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी क्रॉस ए क्या होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पर, अब बी एज अ फर्स्ट सेट कंसीडर होगा और ए आपका सेकंड सेट कंसीडर होगा। तो बी में कौन कौन सा एलिमेंट है? ए बी सी। तो इसका एक फर्स्ट एलिमेंट ये डिसाइड करो और इसके हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या आएगा? ए जहां बी से आ रहा है, फिर इसके बाद 1 ए 2 बी 1 बी 2 बी 3 है? नहीं है, 3 नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद आएगा सी 1 सी 2, राइट। अब भी कितना है इसके अंदर? 6 एलिमेंट आए, राइट। तो ये आपका बी क्रॉस ए आएगा, और ए क्रॉस बी, ये दोनों देखो डिफरेंट है, इक्वल नहीं है। यहां पर फर्स्ट कंपोनेंट 1 है, तो यहां पर फर्स्ट कंपोनेंट ए है। तो यहां से हम कह सकते हैं, अब नोट यहां से लिखो, नोट। तो अब आप कुछ नोट्स लिखो इसके ऊपर, कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर। नोट, फर्स्ट नोट, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी आएगा इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये दोनों जो सेट आ रहे हैं अपने आप में, ये
इक्वल नहीं है, डिफरेंट है। क्लियर देख सकते हो, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्योंकि इसमें फर्स्ट कंपोनेंट 1 है, तो यहां पर जो फर्स्ट कंपोनेंट है किसी में भी 1 नहीं आ रहा, राइट। तो इस तरीके से ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ओके सर, टर्म रॉन्ग बता रही हो ममता कुमारी, क्या A1 A2, ठीक है, सही है, बिल्कुल ठीक है, A1 A2 B1 B2 C1 C2, ठीक है, इस तरीके से है। चलिए, तो कार्डिनलिटी सेम होगी, बिल्कुल कार्डिनलिटी सेम होगी। तो यहां से पॉइंट हमने इस चीज से क्या ऑब्जर्व किया, इस चीज से हमने ऑब्जर्व किया कि जो A क्रॉस बी है इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। बट सेकेंड यहां पर देखो, ध्यान से आप देखो, जो कार्डिनलिटी है ना A क्रॉस बी की, वो किस तरीके से डिफाइन है, वो किस तरीके से निकालते, वो बी क्रॉस ए है, ठीक है, ये सेकंड, ये आपने ऑब्जर्व कर लिया। और एक चीज और ऑब्जर्वेशन आएगी यहां से, जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट की कार्डिनलिटी निकालोगे ए क्रॉस बी, वो ऑलवेज कार्डिनलिटी ऑफ ए इनटू में कार्डिनलिटी ऑफ बी। जैसे ए में कितने एलिमेंट थे, ए सेट आपका क्या था, ए सेट था आपका यहां पर ये, इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, इसके अंदर 2 एलिमेंट है। बी के अंदर कितने 3 एलिमेंट्स हैं, तो 2 इंटू 3 6, ठीक है। तो इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस कार्डिनलिटी ऑफ बी, या फिर इसको कह दो आप, क्योंकि कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, तो इससे आप ऐसे भी कह सकते हो कार्डिनलिटी ऑफ बी क्रॉस कार्डिनलिटी ऑफ ए, ठीक है। चाहे कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी करो, चाहे कार्डिनलिटी ऑफ बी क्रॉस ए लिखो, एक ही बात है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, 2 इंटू 3 करो, चाहे 3 इंटू 2 करो, आना 6 ही है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज यहां से ऑब्जर्व हुई है, ये ध्यान रखना है आप। चलिए, तो ये सबको क्लियर है, कोई डाउट नहीं है इसमें। देखो नोट तो आप बाद में भी कर सकते हो, आपको ये नोट्स मिलते हैं, ठीक है, समझने की कोशिश करो, मेन है आपको समझना, ठीक है, ठीक है मनीष यादव। नोट्स तो आपको मिल जाएंगे बाद में भी आप बना सकते हो। हाँ बिल्कुल पीडीएफ मिलेगा, ऐसा नहीं है पीडीएफ नहीं मिलता, पीडीएफ आपको मिलता है ऐप पर, बाकी जितनी क्लास हुई सबका पीडीएफ मिला होगा आई थिंक, राइट। नोट्स जब आप डीप ऐप पर जाते हो, वहां पर नोट्स एक सेक्शन होता है नोट्स करके, तो वहां से देखोगे तो आपको ये नोट्स मिल जाएंगे वहां पर सारे, इसलिए नोट्स करने की, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, बाद में अपने खुद के नोट्स बना सकते हो इनकी हेल्प से, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट है आपको समझना, ठीक है, अभी समझने पर फोकस क्या करो। सर कार्डिनलिटी ऑफ इज मॉडुलस या कार्ड, देखो सेट का जब मॉडुलस ले रहे हैं ना हम, यहां पर ध्यान रखना आपको, ये कैपिटल ए का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था किसी सेट को हम कैपिटल किसे, जो सेट होगा उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, तो यहां पर ए क्या है, एज अ सेट है, और इसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करें, इसका मतलब ये सेट है। जब इसका मॉडुलस लगा रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कार्डिनलिटी, सेट की कार्डिनलिटी, ठीक है, इसका मतलब क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ सेट। कार्डिनलिटी ऑफ सेट का मतलब, इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट, इस सेट में कितने एलिमेंट है, ठीक है। ये अगर मैं, ये है आपका स्मॉल ए, ये क्या है, स्मॉल लेटर है, इसका मतलब ये एलिमेंट है, ऑब्जेक्ट है, जब इसका मॉडुलस लेना हो तो इसका मतलब मॉडुलस है, इसका मतलब उसका मॉडुलस, अगर ये एलिमेंट नेगेटिव है और इसका मॉड लेना हो तो इसका मतलब पॉजिटिव, क्योंकि एलिमेंट का क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, राइट। अगर मैं यहां पर मॉडुलस ऑफ 1 करूंगा, 1 अपने आप में ऑब्जेक्ट है, एलिमेंट है, तो इसमें क्या, इसकी 1 की कार्डिनलिटी क्या है, ऐसा कुछ होता है, नहीं होता ना, क्योंकि ये सेट नहीं है, जब तक ये सेट नहीं है तब तक इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब मॉडुलस होगा, जैसे ही ये सेट बन जाता है और जब मैं ये बार लगा रहा हूं तो उसका मतलब है कार्डिनलिटी ऑफ सेट, ठीक है। तो कार्डिनलिटी को हम 2 तरीके से लिखते हैं, ठीक है, या तो मान चलो ए सेट है उसको इस तरीके से, इसका मतलब क्या है, या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं, कार्ड लिख के और ब्रैकेट में ए, इसका मतलब कार्डिनलिटी ऑफ ए, ठीक है, इसका मतलब क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ ए, अगर सेट का मॉडुलस ले रहे हैं तो सेट का मॉडुलस मतलब है उसकी कार्डिनलिटी, ठीक है। चलो ओके आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल मैथमेटिक्स में बहुत सी नोटेशन है, उसको समझना आपको जरूरी है। जब सेट का मॉडुलस लगाया इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, उस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, ठीक है, ये चीज ऑब्जर्व कर, ये चीज आपने देख ली होगी। अच्छा जी, अब यहाँ पर कुछ और नोट्स हैं, क्या है, देखो ये मैंने यहाँ पर लिख रखा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सिंबल है यहाँ, राइट। इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर ये अपने आप में एक सेट बनेगा जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 4 5 6 n+1 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता जाएगा। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। अगर इसी सेट ऑफ नेचुरल नंबर को अगर हम n तक लेते हैं, किसी फिक्स n तक, 1 से स्टार्ट हुआ n तक फिक्स, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं Sn से, ये ध्यान रखना, ठीक है। जब भी मैं इस तरीके से Sn लिखूंगा उसका मतलब क्या है, उसके अंदर स्टार्टिंग के n एलिमेंट है, इसको मैं बोलता हूं इनिशियल सीगमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। इसको मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, ध्यान रखना, इसको हम कह रहे हैं इनिशियल सीगमेंट ऑफ नेचुरल नंबर,
यानी कि स्टार्टिंग के इनिशियल मतलब स्टार्टिंग, सेगमेंट मतलब एक तरीके से रेखाखंड है, यानी कि स्टार्टिंग के एलिमेंट्स ले रहे हो आप, कब तक कहां तक, जो यहाँ पर एन लिखा हुआ है, जो नीचे लिखा हुआ है, ठीक है एन, तो ये इनिशियल एन एलिमेंट्स का सेट्स है आपका एस एन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। और कितनी इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, अगर यहाँ पर कार्डिनलिटी ऑफ एस एन बोले तो जो यहाँ पर नीचे एन लिखा हुआ है ना वही इसकी कार्डिनलिटी है, इसमें कितने एलिमेंट्स है, एन एलिमेंट्स है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसको हम एस एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, इसको क्या बोल रहे हैं, इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, ये याद रखना है आपको, ठीक है, इसको यूज करूंगा मैं एस एन को बहुत बार। एस वन मतलब 1 बिल्कुल, एस टू मतलब 1 2 बिल्कुल, राइट, वेरी गुड, ठीक है, यही है इसका मतलब। चलिए बिल्कुल एन होगी कार्डिनलिटी, वेरी गुड। अब हम, ये तो हो गया हमारा एक तरीके से बिल्कुल बेसिक था ये, राइट, ये तो आपको पता ही था पहले से ही। अब हम थोड़ा फंक्शन पे आते हैं, फंक्शन भी आपको पता है, लेकिन यहाँ पर हम डेफिनेशन को रिकॉल करेंगे, ठीक है, जिसको भी फंक्शन में फंक्शन की डेफिनेशन रिकॉल नहीं है, हम रिकॉल करेंगे। तो फंक्शन होता क्या है, क्या होता है फंक्शन भाई, देखो फंक्शन अपने आप में एक रूल होता है, क्या होता है, फंक्शन जो होता है अपने आप में एक रूल होता है, कैसा रूल होता है, एक नियम होता है, कैसा नियम है वो देखो। सबसे पहले तो सबसे पहले जो फंक्शन आप डिफाइन करोगे ना, जो जिस रूल को आप डिफाइन कर रहे हो, क्योंकि फंक्शन अपने आप में एक रूल है, और वो रूल कैसा है, इसके लिए आपको दो नॉन एम्प्टी सेट चाहिए, क्या है, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, तो ये ए और बी जो ये अपने आप में सेट होंगे, और कैसे सेट होंगे, नॉन एम्प्टी, यानी कि इसमें भी कुछ ना कुछ एलिमेंट होने चाहिए और बी में भी कुछ ना कुछ एलिमेंट होने चाहिए, ये एम्प्टी नहीं हो सकते, ठीक है, नॉन एम्प्टी होने चाहिए, इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए। देन अ फंक्शन एफ, ये आप एक फंक्शन ले रहे हो एफ, किस फंक्शन को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो, यहाँ पर इस स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। देन अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, तो रूल कहां से डिफाइन कर रहे हो, एक सेट ए है, एक सेट आपका बी है, तो इस ए से लेकर बी पर एक आप रूल डिफाइन कर रहे हो, उस रूल को आप फंक्शन कहोगे, क्या कहोगे, एफ, राइट, ये एक रूल है एफ, इस रूल को आप फंक्शन कहोगे। ए टू बी इज अ रूल, क्या एक रूल है दैट, जो क्या करता है, दैट असाइन एवरी एलिमेंट ऑफ ए, जो ए के हर एक एलिमेंट को असाइन करता है, असाइन एवरी एलिमेंट ऑफ ए के हर एक एलिमेंट को असाइन मतलब ए के हर एक एलिमेंट को किसी ना किसी से जोड़ता है वो, और किससे जोड़ेगा, असाइन का मतलब जोड़ना, ठीक है, असाइन एवरी एलिमेंट ऑफ ए टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, कैसे जोड़ रहा है भाई, टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, बी के यूनिक एलिमेंट से, जो बी सेट है उसके यूनिक एलिमेंट से जोड़ेगा, यूनिक एलिमेंट एक ही एलिमेंट से, यूनिक मतलब एक ही एलिमेंट, जैसे मान के चलो यहां पर आपका मैं ले लेता हूं 1 2 3, ठीक है, और यहां पर मैं बी में ले लेता हूं, ये बी सेट है आपका, इधर मैं ले लेता हूं ए बी सी डी, राइट, यहां पर अब रूल क्या कह रहा है, अगर मान के चलो एफ आपके पास एक रूल है, और कैसा रूल है, ए टू बी है, ए से कहां जा रहा है, बी पर जा रहा है, तो ए से बी पर जा रहा है, और किस तरीके से जा रहा है कि ये ए के हर एक एलिमेंट को, यानी कि जो यहां पर एलिमेंट्स है ना, उसके हर एक एलिमेंट को जोड़ेगा, किससे जोड़ेगा, बी के एलिमेंट से, और बी के कैसे, यूनिक एलिमेंट से, यानी कि 1 को ए से जोड़ दिया इसने, तो फिर 1 को बी से नहीं जोड़ सकता है, क्योंकि 1 यहां से देखो ए से भी जुड़ा हुआ है, बी से भी जुड़ा हुआ है, ये तो दो एलिमेंट से जुड़ गया बी के, जबकि डेफिनेशन क्या कह रही है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए टू अ यूनिक एलिमेंट, जो ए का एलिमेंट है वो क्या करेगा, असाइन एवरी एलिमेंट ऑफ ए के हर एक एलिमेंट को असाइन करेगा टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, बी के यूनिक एलिमेंट पर, क्या यहाँ पर बी के यूनिक एलिमेंट पर 1 असाइन है, नहीं, ये तो दो एलिमेंट पर असाइन हो गया, 1 पर भी बी पर, तो ये फंक्शन नहीं बन सकता, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यूनिक यानी कि 1 ए पे जा सकता है, 2 बी पे जा सकता है, हो सकता है 3 भी बी पे चल जाए, 3 भी बी पे चल जाए, क्योंकि 2 किससे जुड़ा हुआ है, एक ही एलिमेंट से जुड़ा हुआ है बी से, 3 किससे जुड़ा हुआ है, एक ही एलिमेंट से बी से, यूनिक असाइन है, यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है, ये आपका फंक्शन होगा, ठीक है, तो ये अपने आप में क्या है, फंक्शन है, ठीक है, डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। तो नोटेशन क्या लिखेंगे इसके लिए, हम नोटेशन यूज करेंगे, जो एफ आपका रूल है उसको हम लिखेंगे ए टू बी, तो यानी कि एफ आपका जो रूल था ए टू बी, वो अपने आप में क्या हो गया, फंक्शन हो गया, एफ ए टू बी भी फंक्शन, ठीक है, ये रूल के लिए एफ ए टू बी, एफ कहां से कहां पर है, ए से लेकर बी पर, इज दैट क्लियर। चलिए यूनिक एलिमेंट विजय कुमार, ये मैंने आपको बताया, यूनिक एलिमेंट एक ही एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि 1 आपका जो 1 है ए से भी जुड़ा हुआ है और 1 आपका सी से भी हो जाए, अदर एलिमेंट पर नहीं जा सकता, ये जो एक एलिमेंट यहां से, यानी कि एक देखिए ये समझ लो, अगर आप लोकल लैंग्वेज में बात करो तो ये समझ लो कि यहां पर जो 1 से जो एरो निकलेगी ना,
यहां पर जो एलिमेंट से एरो निकलेगी वो एक ही एरो निकलेगी, किसी भी एलिमेंट से दो एरो नहीं निकल सकती, किसी भी एलिमेंट से दो एरो नहीं निकलती। जैसे ही आपने यहां से देख रहे हो एक एरो ए पर जा रही है, एक एरो सी पर जा रही है, इसका मतलब फंक्शन नहीं है। यहां पर जो आपका सेट लिखा होगा फ्रॉम, जो भी फ्रॉम सेट होगा, यानी कि जहां से एलिमेंट ए, तो यहां से हमेशा एक ही एरो निकलेगी एक एलिमेंट से। जब भी किसी एलिमेंट से दो एरो निकल गई ना, तो वो फंक्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो यूनिक एलिमेंट पर असाइन नहीं होगा, वो एक से ज्यादा एलिमेंट पर असाइन हो जाएगा। ठीक है, यहां पर जैसे वन कितने एलिमेंट पर असाइन हो गया? दो एलिमेंट पर, ए पर भी और सी पर भी। तो इस तरीके से फंक्शन नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर डेफिनेशन? यूनिक प्री इमेज नहीं, यूनिक मतलब वन इमेज। ठीक है, यहां से यहां पर जाए तो ये इमेज कहलाती है, अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, प्री इमेज कुछ और होती है, इमेज कुछ और होती है। तो वन की इमेज यहां पर क्या है? ए, कि वन किससे जुड़ा हुआ है? ए से, तो वन की इमेज क्या हो गई? ए हो गई। टू की इमेज क्या है? बी। थ्री की इमेज क्या है? वो भी बी है। ठीक है, जो एलिमेंट जिससे जुड़ा हुआ होता है उसको बोलते हैं इमेज। ठीक है, डोमेन को डोमेन अभी आपको बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। चलिए, एक का सभी को, हाँ बिल्कुल राहुल, एक के हर एक एलिमेंट की मैपिंग जरूरी है। ठीक है, एक के जो जो एलिमेंट्स हैं उनके हर एक एलिमेंट की मैपिंग जरूरी है, तभी वो फंक्शन बनेगा। अगर यहां पर कोई एलिमेंट बच जाएगा ना, तो वो फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहां पर डेफिनेशन में क्या है? f from a to b is a rule that assign every element of a, ए के हर एक एलिमेंट को असाइन करेगा। अगर यहां से कोई एलिमेंट बच गया, मान चलो यहां पर फोर्थ, और मैं लिख देता हूं, लेकिन फोर्थ में यहां पर दिखा नहीं रहा कि किसी से असाइन है, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहां पर फोर किसी भी एलिमेंट से असाइन नहीं है, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं बनेगा, ध्यान रखना। ठीक है, इज दैट क्लियर? वेरी गुड। चलिए, तो पहले डेफिनेशन समझो, फिर मैं डोमेन को डोमेन आपको सब बताता हूं। ये नोटेशन आपको क्लियर? अब मेरे को ये बताओ, आप इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ये आपके पास दो इमेजेस दिख रही हैं। ठीक है, इसमें से कौन फंक्शन है और कौन फंक्शन नहीं है? फर्स्ट इमेज, सेकंड इमेज। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट इमेज है एंड ये आपकी सेकंड इमेज है। तो बताओ कौन सी इमेज आपका फंक्शन है और कौन सा इमेज आपका फंक्शन नहीं है? मोहम्मद तालिक, क्या कह रहे हो आप? सर बी में एलिमेंट बच सकते हैं? हाँ बिल्कुल, बी में एलिमेंट बच सकते हैं, लेकिन ए में नहीं बचेंगे। अच्छा जी, ज्यादातर जवाब आ रहा है कि फर्स्ट फंक्शन हो सकता है और सेकंड नहीं। फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड नहीं है। चलिए चेक करते हैं, क्या ये डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है? देखो यहाँ पर तीन एलिमेंट है, ए एफ क्या एक रूल है, ए टू बी। ठीक है, यहाँ पर तीन एलिमेंट है, ये एलिमेंट असाइन है, ये एलिमेंट असाइन है, और ये एलिमेंट भी असाइन है, यानी कि ए का हर एक एलिमेंट किसी ना किसी से जुड़ा हुआ है। अब क्या ये यूनिक एलिमेंट से जुड़ा हुआ है? इसकी इमेज क्या आ रही है? यानी कि ये किससे जुड़ा हुआ है? एक एलिमेंट ए से, एक ही एलिमेंट से जुड़ा हुआ, क्योंकि इससे एक एरो निकल रही है। सेकंड, ये भी एक एलिमेंट से जुड़ा हुआ है बी से। थर्ड, थर्ड भी आपका एक ही एलिमेंट से जुड़ा हुआ है ए से, तो इसका मतलब ये आपका फंक्शन है। ठीक है, चलिए ये फंक्शन है। क्या सेकंड भी आपका फंक्शन है? इसका हर एक एलिमेंट, वन एलिमेंट जुड़ा हुआ है ए से, सेकंड एलिमेंट भी ए से जुड़ा हुआ है, थर्ड एलिमेंट आपका बी से जुड़ा हुआ है, ए से भी जुड़ा हुआ है। चलिए, हर एक एलिमेंट तो जुड़ा हुआ है, ये तो ठीक है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए असाइन, लेकिन क्या यूनिक एलिमेंट से साइन है? वन किससे साइन है? सिर्फ ए से, यूनिक एलिमेंट से साइन है। बी टू एलिमेंट किससे साइन है? ए से, वो भी यूनिक एलिमेंट से साइन है। लेकिन थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड जो एलिमेंट है, वो आपका बी से भी असाइन है और ए से भी असाइन है, दो एलिमेंट से असाइन है। अब यूनिक एलिमेंट से असाइन नहीं रहा वो, इसका मतलब यहां से दो एरो निकल रही है, इसका मतलब वो दो एलिमेंट से असाइन है, यूनिक एलिमेंट से असाइन नहीं रहा, वो एक ही एलिमेंट से असाइन होना चाहिए था डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब ये आपका फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है? क्योंकि यहां पर जो एलिमेंट 3 है, जो ए में बिलोंग कर रहा है, क्यों? रीजन लिख लो। देयर इज, देयर एग्जिस्ट 3 बिलोंग्स टू ए सच दैट, जो 3 की इमेजेस आ रही है ना, एफ ऑफ 3 किससे जुड़ा हुआ है? ए से भी जुड़ा हुआ है एंड पी से भी जुड़ा हुआ है। तो इसकी इमेज यानी कि इसको बोलते हैं, इसका मतलब क्या है? 3 किससे जुड़ा हुआ है? ठीक है, 3 आपका अंडर दिस मैप, एफ मैप के, उसका ए से भी जुड़ा हुआ है, बी से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं यहाँ पर, यानी कि 3 की इमेज क्या आ रही है? ए भी आ रही है, बी भी आ रही है। अब इमेज होता है क्या, ये अभी थोड़ी देर में बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, चलिए क्लियर है।
वेरी गुड। तो ये एक एग्जाम्पल है, इसको बताओ ये क्या होगा यहां पर, क्या ये फंक्शन है? सर 1 पे पहले से ही एफ लिख, नहीं वो 1 पे नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, आपको जो कंफ्यूजन हो रही है, ये ये आपका एफ एक रूल है, ठीक है, यहां पर एफ लिख, ये एफ नहीं लिखा हुआ है, ये जो एफ है ये एफ यहां पर नहीं लिखा हुआ। इस एफ का मतलब है इस ए से बी पर आपका जो ये जो रूल है वो आपका एफ रूल है, ठीक है। अब ये कह रहा है जो 1 एलिमेंट है वो ए से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये रूल दिखा रहा था यहाँ पर एफ, लेकिन 1 किससे जुड़ा हुआ है? ए से जुड़ा हुआ है। यहाँ थोड़ी बीच में कुछ एलिमेंट आ जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, 1 क्योंकि दो ही सेट है आपके पास ए और बी, यहाँ पर 1 आपका ए से जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए ये एग्जांपल बताओ, एफ एक रूल है आपके पास ए टू बी सच दैट एफ ऑफ एक्स, ये जो एक का अगर एक्स जो एलिमेंट है कहां से आएगा? यहां से आएगा ए से, और किस पर जा रहा है? एक्स स्क्वायर पर भेज रहा है, जो एक्स स्क्वायर जाएगा वो कहां जाएगा? बी में जाएगा। तो आपको बताना है कि वेयर ए इक्वल टू नेचुरल नंबर, जहां पर ए का मतलब है नेचुरल नंबर, बी का मतलब है इंटीजर नंबर। तो आप को बताना है क्या है जो ये रूल लिखा हुआ है, क्या ये रूल फंक्शन है या नहीं है? बताओ, क्या ये रूल आपका जो लिखा हुआ है ये आपका रूल फंक्शन है या नहीं है? ए आपका सेट क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। बी सेट क्या है आपका? जो बी सेट है वो आपका सेट ऑफ इंटीजर है, यहां पर ए सेट आपका नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर किस टाइप के होते हैं भैया? 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। और इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर आपके होते हैं 0 -1 -2 एंड सो ऑन, यहां पर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरीके से नीचे चलता जाएगा। चलिए, है सर बिल्कुल, इट इज 1 इंटू बाद की बात है भैया, पहले फंक्शन है या नहीं ये बताओ। ओके है, वेरी गुड। कैसे? यहां पर जो रूल है वो क्या है भाई? ए सेट से बी सेट पर आपके पास एक रूल है एफ, वो रूल क्या है कि जो एक्स इसके एलिमेंट को कहां पर भेजेगा? उसके स्क्वायर पर भेज रहे हैं, यानी कि यहां पर एक्स एलिमेंट क्या है आपका? 1, तो 1 किस पे जा रहा है? जो 1 एलिमेंट है 1 के स्क्वायर पर, 1 का स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर का मतलब है वो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, 1 पर जा रहा है। अब 2 का स्क्वायर मतलब 4 पर जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9, सॉरी 3 का स्क्वायर 9, तो वो लगभग 9 पर जाएगा, ठीक है, उसके स्क्वायर पे जा रहे हैं, तो इस तरीके से डिफाइन है। तो इस तरीके से हर एक एलिमेंट, क्योंकि यहाँ पर ये इंटीजर है, इसमें सारे नेचुरल नंबर आएंगे, 3 9 पे जाएगा, 9 इसमें है, 4 आएगा, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 भी जाएगा। तो इसका हर एक एलिमेंट बी के एलिमेंट से साइन है, ठीक है। तो यहां से कह सकते हैं हम फर्स्ट each element of A assign, ठीक है, असाइन हो रहा है, ए का हर एक एलिमेंट असाइन हो रहा है, ठीक है, असाइन असाइन हो रहा है, ठीक है। सेकंड किस पर? असाइन टू यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, टू यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। तो इस तरीके से दो प्रॉपर्टी आपको देखनी होती है, कौन सी? कि ए का हर एक एलिमेंट असाइन है, और किस पर असाइन होना चाहिए? टू यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, बी के यूनिक एलिमेंट पर असाइन है। कोई चेक, यहाँ का कोई भी एलिमेंट क्या आपको 2 एलिमेंट पर साइन होता दिख रहा है? नहीं दिखेगा। कोई भी यहाँ से एक नंबर उठा लो, वो यहाँ के एक ही एलिमेंट से साइन है, ठीक है। तो इस तरीके से डेफिनेशन को फुलफिल करता है। तो इस तरीके से ये आपका फंक्शन है, ठीक है, ये आपका क्या है? फंक्शन है। चलिए अब हम देखते हैं डोमेन क्या होता है, देखो, ठीक है, जब भी आपको आगे की चीजें समझ में आएंगी। जैसे ए सेट है, ठीक है, फंक्शन कहाँ था आपका? यहाँ ध्यान रखना, जो आपका फंक्शन था उसको हम किस तरीके से लिख रहे हैं? फंक्शन ए से लेकर कहां पर जा रहा है? बी पर जा रहा है, यानी कि ए के एलिमेंट असाइन है इस पर, यूनिक एलिमेंट ऑफ बी पर, ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो ये ए होता है ना, जो जहां से एलिमेंट जा रहे हैं, यहाँ पर फंक्शन जो ये एफ है जिसको मैं ये फंक्शन होने जा रहा है, ये किसके एलिमेंट को ले रहा है? ए के एलिमेंट को ले रहा है। तो ये ए आपकी कहलाती है डोमेन, ए इक्वल टू डोमेन ऑफ फंक्शन। अगर ये मान लो फंक्शन है तो इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी? जहां पर फंक्शन जहां से जा रहा है, कहां से जा रहा है? ए से बी पर, तो कहां से जा रहा है? ए से, तो ए हो गई डोमेन ऑफ फंक्शन, बी क्या होता है? को डोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक है, जहां पर जा रहा है वो आपका को डोमेन होता है, ठीक है। अब एफ ऑफ ए का मतलब क्या है? इसका मतलब है जो ए के जो एलिमेंट है वो किस किस पर असाइन हो रहे हैं। इज इट क्लियर? एफ ऑफ ओ का मतलब है एफ ऑफ एक्स, जहां पर एक्स बिलोंग्स टू ए, जहां पर जो एक्स एलिमेंट है कहां से आएगा? ए से आएगा। इसका मतलब है ये क्या कहलाती है? आपकी रेंज ऑफ एफ। ये क्या कहलाती है?
जो यहाँ पर ए का मतलब डोमेन, अगर डोमेन पर आप एफ अप्लाई करोगे इसका मतलब जो उस ए के एलिमेंट है वो किस किस एलिमेंट पर असाइन हो रहे हैं, तो जो जिस पर असाइन हो रहे हैं उनको आप एज अ सेट की फॉर्म में कलेक्ट करोगे, उसको आप एज अ सेट की फॉर्म में कलेक्ट करोगे तो वो सेट कहलाता है रेंज ऑफ एफ या कहो इमेज ऑफ एफ। ठीक है, या उसको कहो रेंज ऑफ एफ या कहो इमेज ऑफ एफ। जैसे मान के चलो यहां पर मैं ए को ले लेता हूं 1 2 3, ठीक है, और यहां पर बी को ले लेता हूं मैं ए बी, ए बी ले लेता हूं। 1 ए पर असाइन है, 2 बी ए पर असाइन है और 3 बी पर असाइन है। ठीक है, तो यहां पर ए के एलिमेंट है, ठीक है, एफ ऑफ ए क्या होता है, एफ एफ ओ यहां पर डिफाइन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, जहां पर एक्स आपका ए से आएगा, ये आप कलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें क्या आ रहा है देखो, पहले 1 की इमेज, इसका मतलब है 1 कहां पर असाइन हो रहा है, एक्स ए से। एक्स में कितने 3 एलिमेंट है, तो एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 3, ये एज एलिमेंट। तो एफ ऑफ 1 का मतलब क्या होगा, यहाँ पर 1 किससे साइन हो रहा है, ए से। एफ ऑफ 2 किससे साइन हो रहा है, 2 एलिमेंट किससे साइन हो रहा है, ए से। 3 किससे साइन हो रहा है, बी से। इसका मतलब क्या हुआ भाई, मैंने आपको पहले ही बताया था फर्स्ट क्लास में कि किसी सेट के अंदर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है ना, उसको हम एक ही बार लिखेंगे, रिपीटेशन नहीं होती सेट के अंदर, सेट के अंदर रिपीटेशन नहीं होती। तो इसका मतलब इसमें क्या है, ए 2 बार तो इसको एक ही बार लिखोगे और फिर बी। तो इसका मतलब इसके जो एलिमेंट जिससे असाइन हो रहे हैं ना, वो एलिमेंट्स का कलेक्शन आपका कहलाता है रेंज ऑफ एफ, एफ की रेंज या उसको बोलो इमेज। तो एक 1 एलिमेंट किससे साइन था, ए से, तो 1 क्या हो गया, ए क्या हो गया, इमेज हो गई किसकी, 1 की। और ए एलिमेंट से कौन, 2 किससे साइन था, ए से, तो 2 की इमेज क्या हो गई, ए। ठीक है, 3 की इमेज क्या है, बी, इस तरीके से। और टोटल ए सेट की इमेज क्या हो गई, ए कॉमा बी। इसको बोलते हैं इमेज या कहो रेंज। ठीक है, ठीक है, डायरेक्ट इमेज भी बोलते हैं, इमेज ऑफ फंक्शन। ठीक है, किसकी इमेज है, फंक्शन की इमेज है, जो एफ फंक्शन है, तो इमेज ऑफ एफ या फिर बोलो रेंज ऑफ एफ। इज दैट क्लियर, दोनों एक ही मतलब है। तो इस तरीके से चलिए थर्ड पॉइंट, ये वाला पॉइंट, रेंज ऑफ एफ इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। बिल्कुल, आप देख सकते हो जो रेंज आ रही है आपकी, रेंज मतलब इमेज जो आ रही है एफ की, वो क्या आ रही है, इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। जो कोडोमेन है ना, उसका ऑलवेज क्या होगा, सबसेट होगा। आप देख सकते हो यहां पर आपका बी क्या है, ए कोमा बी, ये कोडोमेन है। कोडोमेन के अंदर क्या क्या एलिमेंट है आपके, ए और बी। जो आपके यहां पर इस सेट की जो रेंज आ रही थी वो क्या थी, ए बी। ये क्या है, ये खुद बी आ गया, इसका मतलब ये अपने आप में क्या है, सबसेट तो होगा ना। एवरी एलिमेंट अपने अंदर तो कंटेन होता ही है, ए के अंदर जो जो एलिमेंट है वो ए के अंदर तो है ही। इसका मतलब ए तो ए का सबसेट खुद का सबसेट तो है ही। एवरी, मैंने आपको ये लिखवाया भी था, राइट, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो हर एक सेट अपने आप का क्या होता है, सबसेट होता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, कोडोमेन का सबसेट तो है ही, राइट। अगर मान चलो यहाँ पर मैं 3 की इमेज नहीं लेता, 3 की इमेज में, अच्छा 3 की इमेज तो लेनी पड़ेगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 3 की इमेज भी क्या ले लेता हूँ, यहाँ पर बी ले लेता हूँ। सपोज इस केस में अगर मैं 1 2 3 बी, 2 की इमेज भी मैंने ये और 3 की भी इमेज में ये, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में इसकी इमेज क्या हो जाएगी, 1 की इमेज 2, 3 की इमेज ए, 2 की इमेज भी है, तो इसमें सिर्फ ए की एलिमेंट आएगा, ए। और आप देख सकते हो जो सिंगल सेट ए है, ए की एलिमेंट है ए, और ये कोडोमेन जो बी है, ए कोमा बी, ठीक है, इसका क्या है, सबसेट है। तो इस तरीके से ऑलवेज जो रेंज आती है वो ऑलवेज कोडोमेन का क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है, उसके इक्वल भी हो सकता है लेकिन ऑलवेज सबसेट बोलेंगे उसको। ठीक है, चलिए तो ये क्लियर होगा, रेंज ऑफ एफ इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अगर एक्स क्या है, सबसेट है ए का, ठीक है, एक्स क्या है, सबसेट है ए का, देन इस सबसेट की जो इमेज होगी वो उसमें क्या आएंगे, इस सबसेट एक्स की इमेज, इसका मतलब क्या है, एक्स की इमेज अंडर द मैप एफ। इसका मतलब क्या होगा, इसमें वो सारे एफ ऑफ एक्स आएंगे, जहां पर एक्स कहां से आ रहे हैं, आपके एक्स से आ रहे हैं। तो ये ऑलवेज किसका सबसेट होगा, ये ऑलवेज जो आपकी रेंज है, एफ ऑफ ए का मतलब क्या है, रेंज, क्योंकि ए आपका डोमेन है, ठीक है। और यहां पर एक्स का मतलब क्या है, डोमेन का सबसेट है, ठीक है। तो जो डोमेन का सबसेट है, तो इस सबसेट की जो इमेज आ रही है वो ऑलवेज सबसेट होगा किसका, जो आपकी रेंज आएगी उसका सबसेट है। जैसे, ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूं, इसको आप लिख लेना, एग्जांपल समझ गए ना आप, इसको नोट कर लेना, ठीक है। मैं यहां से रफ कर देता हूं।
तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर मान के चलो ए सेट में यहां पर जैसे मैंने 1 2 3 लिया, ठीक है, और एक्स में यहां पर ले रहा हूं 1 2, ठीक है, और यहां पर मैं 1 2 3, यहां पर मैं ले रहा हूं ए बी सी। चलिए, तो यहां पर जो मैप एफ है आपकी, ठीक है, यहां से यहां ये एफ मैप है, 1 एलिमेंट 1 ए पर असाइन हो रहा है, ठीक है, 2 एलिमेंट ए पर असाइन हो रहा है, 3 एलिमेंट बी पर असाइन हो रहा है। अब मैं यहां पर क्या कह रहा हूं, एक्स में 1 2 ले लिया मैंने, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। एक्स में आपके क्या है 1 और 2, जो कि ए का सबसेट है, यानी ए मतलब डोमेन का सबसेट है। क्लियर है, सबसेट क्लियर दिख रहा है आपको। अगर मैं इसकी एक्स की इमेज ले रहा हूं, यानी कि रेंज देखूं मैं, यानी कि जो 1 और 2 एलिमेंट है किससे साइन है, 1 और 2 सिर्फ ए के एलिमेंट से साइन है, वो भी सिंगलटन सेट ए से, ठीक है, ये आ गया। और ए क्या है आपका, ये आपका कंप्लीटली डोमेन 1 2 3 है। इसकी जो इमेज आ रही है एफ ऑफ ए की इमेज, वो क्या आ रही है, 1 ए से साइन है, 2 ए से साइन, 3 बी से, वो ए और बी आ रही है भाई, ठीक है। तो यहां से हम क्लियर देख सकते हो इस एक पार्टिकुलर एग्जांपल से, या बाकी कोई भी आप लोगे ना, तो जो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, सिंगलटन सेट ए के इक्वल। ये ऑलवेज क्या है, सबसेट है किसका, एफ ऑफ ए का। जो ए की जो इमेज आ रही है ए कॉमा बी, और जो एक्स की इमेज आ रही है वो है, यानी कि जो एक्स की जो इमेज आएगी ना, वो ऑलवेज अपने आप में क्या होगा, सबसेट होगा किसका, जो ए की इमेज आ रही है, यानी कि रेंज आ रही है। रेंज ऑफ एक्स इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ रेंज ऑफ ए। कब, इफ एक्स इज द सबसेट ऑफ ए, अगर एक्स ए का सबसेट है, दिस इंप्लाइज कि जो एक्स की जो रेंज आएगी वो ऑलवेज सबसेट होगा किसका, ए की रेंज का, ठीक है। ये पॉइंट है आपका, ये वाला पॉइंट। अगर एक्स ए का सबसेट है, जो एफ ऑफ एक्स आएगा वो ऑलवेज एफ ऑफ ए का सबसेट होगा। इज दैट क्लियर, राइट, ये पॉइंट क्लियर है सबको। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगर देखो यहां पर क्या कह रहे हैं, y इज द सबसेट ऑफ b, देखो पॉइंट समझना बहुत जरूरी है, y इज द सबसेट ऑफ b, देन f इनवर्स y। अब इस इनवर्स का मतलब क्या है, देखो इस इनवर्स का मतलब क्या है, यहां पर इनवर्स ऑफ y का मतलब है कि इसमें वो सारे x एलिमेंट हैं, कौन से, a के। अब यहां पर डोमेन के एलिमेंट है, x बिलोंग्स टू a का मतलब, a मतलब क्या होता है, डोमेन। इसका मतलब क्या, कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, यहां पर क्या होता है, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। किस फॉर्म में लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, राइट। सेट बिल्डर फॉर्म में यहां पर क्या होता है, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट का टाइप क्या है कि वो ए के एलिमेंट है। कौन से सेट से आ रहे हैं, ए से एलिमेंट आ रहे हैं। और रूल क्या है कि जो एक्स, किस तरीके से रूल है कि जो एक्स की जो इमेज होगी ना, वो क्या है, वाई होनी चाहिए, ये वाला वाई, ठीक है, ये वाला वाई। वाई का मतलब यहां पर ये जो वाई है ये इस कैपिटल वाई से आएगा, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूं पहले, इसको मैं रफ कर देता हूं, नोट्स आप बना लेना बाद में, ठीक है, बहुत टाइम होता है आपके पास। इसका मतलब क्या है, दिस सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस। तो जो ये डोमेन के एलिमेंट आ रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं प्री इमेज। किसकी, वाई की प्री इमेज। एक्स की इमेज क्या है, वाई की, एक्स एलिमेंट किस पर मैप हो रहा है, वाई पर, तो वाई कहलाता है आपका इमेज। और वाई किसकी इमेज है, ये इमेज किसकी आ रही है, एक्स की इमेज क्या है, वाई, तो वाई किसकी इमेज है, एक्स की इमेज है, तो ये एक्स अपने आप में क्या कहलाता है, प्री इमेज कहलाता है। तो एक्स क्या कहलाता है, प्री इमेज, और एक्स की इमेज क्या है, वाई, वाई इमेज कहलाएगा, और एक्स क्या कहलाएगा, प्री इमेज। तो ये हम यहाँ पर कलेक्ट क्या कर रहे हैं, एक्स एलिमेंट को, यानी कि प्री इमेज को कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस, ये क्या है, सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस है, यानी कि इनवर्स इमेज। प्री इमेज का मतलब क्या होता है, इनवर्स इमेज होता है, ये ऑफ द एलिमेंट ऑफ वाई, वाई के एलिमेंट की। जैसे यहां पर वही चीज लेते हैं हम, ठीक है, ए का मतलब 1 2 3, ठीक है, एंड बी में हम ले लेते हैं ए बी सी, ए बी सी। और यहां पर डिफाइन किस तरीके से था, ये ए सेट था, ये आपका बी सेट था, और 1 2 3, एंड यहां पर क्या था, 1 2 3, यहां पर ए बी सी। यहां पर ये एफ मैप थी, ठीक है, क्या थी, एफ मैप। 1 किस पर साइन ले रहे थे हम, ए पर, 2 भी मैं ए पर साइन ले लेता हूं, और 3 मैं ले रहा था बी पर साइन, ठीक है, इस तरीके से साइन। तो यहां पर आप ध्यान से देखो, तो यहां से x क्या है आपका, ठीक है, x, ओके, x की बजाय वो यहां पर y लेते हम, y यहां पर क्या है, y क्या है, इज द सबसेट ऑफ b, कोडोमेन का सबसेट है, तो यहां पर y मैं ले लेता हूं
इफ वाई इज द सबसेट ऑफ बी, ए कॉमा बी ले लेता हूँ, ठीक है, जो कि सबसेट किसका है, बी का। इज दैट क्लियर? मैंने यहाँ पर वाई क्या ले लिया, ए कॉमा बी ले लिया, या फिर मैं इसको कह देता हूँ ए कॉमा बी ले लिया, ठीक है, या ए कॉमा सी ले लेता हूँ, आपको और अच्छे समझ में आएगा, ए कॉमा सी, ठीक है, कोई भी ले सकते हो, लेकिन बी का सबसेट लेना है आपको, तो बी का सबसेट ले लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, इसकी इनवर्स इमेज, इसका इनवर्स का इमेज का मतलब क्या है, मैं डिफाइन कर रहा हूँ एफ इनवर्स वाई। तो एफ इनवर्स वाई में किस तरीके से डिफाइन है, ये आपका डिफाइन है कि इसमें वो सारे एक्स हैं, कहां से, ए से, ए के एलिमेंट आ रहे हैं, किस तरीके से, सच दैट कि जो एक्स की इमेज क्या होने वाली है, वाई एलिमेंट होनी चाहिए, जहां पर जो ये वाई है ना, ये कैपिटल वाई में बिलोंग करेगा, जो ये वाई है कहां बिलोंग करेगा, कैपिटल वाई में, यानी कि वाई किसकी इमेज है, एक्स की इमेज है, तो यहां पर वो सारे एक्स यानी कि प्री इमेजेस ले रहे हो। जैसे इस पार्टिकुलर एग्जांपल की बात करें हम, तो इसके अंदर एलिमेंट आएंगे, एक एलिमेंट आएंगे किल में, यानी कि यहाँ पर या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, और कैसे आएंगे, यहाँ पर 1 की इमेज क्या है, ए है, बिल्कुल है या नहीं, और ए आपका कहाँ है, ए इसके अंदर है, यानी कि आपके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पर ए की इमेज देखूँ, ए किस पर मैप हो रहा है, सॉरी 1 किस पर मैप हो रहा है, 1 मैप हो रहा है ए पर, और ए एलिमेंट आपका वाई का अंदर है, जो ए है, जो इमेज आ रही है वो वाई के अंदर है ना, तो इसका मतलब इसकी प्री इमेज क्या है, यानी कि जो ए है वो किस पर मैप हो रहा है, मतलब किसकी इमेज है, 1 की इमेज है यहाँ पर, ठीक है, 1 की इमेज है, और आल्सो एफ ऑफ 2 भी क्या है, 1 भी है, ठीक है, ए की इमेज, ए की प्री इमेज क्या है, 1 भी है और 2 भी है, तो इसके अंदर क्या आएगा, 1 आएगा आपके अंदर, 2 आएगा, ठीक है। और क्या है, सी है यहाँ पर, क्या सी की कोई इमेज है, क्या आपके पास यहाँ पर कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी सी का कोई यहाँ पर कोई एलिमेंट है जिसकी इमेज सी हो, नहीं है, यहाँ पर सी किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है, राइट, ए का कोई भी एलिमेंट सी से जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं आएगा, इसका मतलब जो यहाँ पर इस y की वैल्यू जैसे आप सी लोगे, तो इस सी के लिए आपके पास यहाँ पर ऐसा x एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 ही एलिमेंट आएंगे, तो y की इनवर्स इमेज क्या हुई, यानी कि प्री इमेज क्या हुई, 1 और 2, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं c की जगह b लिख देता, तो b की प्री इमेज क्या है, यहाँ पर 3 आ रही है, क्योंकि जो b एलिमेंट है, यानी जो 3 एलिमेंट है वो b से साइन है, 3 की इमेज क्या है, b, इस मतलब b की प्री इमेज क्या है यहाँ पर 3, तो यहाँ पर 3 भी आ जाता। इज दैट क्लियर? इस पॉइंट को ध्यान से समझना। तो एफ इनवर्स ये सबको क्लियर है ना, फास्ट ही चल रहा हूं, बाकी सबको लेके चल रहा हूं मैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर एफ इनवर्स वाई में 1,2 आएगा। इज दैट क्लियर? इनवर्स में ओके, वासु कह रहे हैं सर 5th पॉइंट फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। चलिए लास्ट 2 पॉइंट्स वंस अगेन। सबसे पहले यहां पर क्या है, जो ये कलेक्शन है ना, अगर x, ये तो क्लियर है 4th पॉइंट, लास्ट सेकंड लास्ट पॉइंट, अगर x क्या है, डोमेन का सबसेट है, ठीक है, जो डोमेन का सबसेट है उसकी जो इमेजेस आएगी, ठीक है, जो रेंज आएगी वो किसका सबसेट बनेगा, जो एक की रेंज है उसका सबसेट है। ये पॉइंट आप सबको क्लियर है, ठीक है। अब 5th पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये समझना जरूरी है, थोड़ा अटपटा सा है। क्या कह रहा है, अगर कोडोमेन का, अब बी का मतलब क्या, कोडोमेन का सबसेट ले रहे हो वाई, ठीक है, और यहां पर एफ इनवर्स वाई का मतलब है, एफ इनवर्स वाई का मतलब प्री इमेजेस, यानी कि यहां पर जो एलिमेंट होते हैं और यहां से यहां पर एलिमेंट जाते हैं, ठीक है, ये आपका कोडोमेन है बी, ये आपका डोमेन है। तो ये जो एलिमेंट जिससे असाइन होते हैं, एक के जो एलिमेंट जिससे असाइन होते हैं, ठीक है, यहां पर किसी कोई एलिमेंट होंगे तो जिससे असाइन है, ये एलिमेंट कहलाते हैं इमेज। ये एक का कौन एलिमेंट किससे असाइन है, तो किससे असाइन है, बी के एलिमेंट से असाइन है, तो जो बी के एलिमेंट आते हैं वो कहलाते हैं इमेज, किसकी, ए के एलिमेंट की। लेकिन जो ये एलिमेंट है, सपोज ये एलिमेंट यहाँ के किसी एलिमेंट से साइन है, ठीक है, इससे साइन है, तो ये एलिमेंट तो कहलाएगा इस एलिमेंट की इमेज, और जो ये एलिमेंट है ना, ये वाला एलिमेंट है, इस एलिमेंट की जो कोडोमेन में एलिमेंट है, कौन सा, ये वाला डॉट, ये डॉट, इस डॉट का क्या कहलाएगा, ये वाला डॉट कहलाएगा, जो ये वाला डॉट है इसको हम बोलेंगे प्री इमेज, प्री इमेज। तो ये डॉट कहलाएगा प्री इमेज, और किस पॉइंट का, इस पॉइंट का, और ये पॉइंट कहलाएगा इमेज किस पॉइंट का, इस पॉइंट का। जैसे जैसे यहां पर देखो 1 है, 1 कहां पर जा रहा है, ए पर, ठीक है,
तो वन किससे जुड़ा हुआ है, ए से जुड़ा हुआ है, तो ये ए हो गई इमेज किसकी, वन की इमेज, ठीक है। और वन को क्या बोलेंगे, वन को बोलेंगे प्री इमेज, वन को क्या बोलेंगे, प्री इमेज, कि वन किससे जुड़ा हुआ था, ए से, तो वन क्या हो गया, प्री इमेज हो गया किसकी, ए की, ठीक है। ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, ए आपका इमेज है वन की, और वन क्या है, प्री इमेज है ए की। इज इट क्लियर? तो y बिलोंग्स टू बी, y बिलोंग्स टू बी नहीं आएगा, y इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है। हाँ y b में तो बिलोंग करेगा ही भाई। जब मैं यहाँ पर जो ये कैपिटल y ले रहा हूँ, ठीक है, एज अ सेट, ये क्या है, b का सबसेट ले रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है, अगर कोई स्मॉल y इस कैपिटल Y में बिलोंग कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है, इसमें जो जो एलिमेंट Y में है वो एलिमेंट आपके B में भी होंगे, तो अंडरस्टूड है, ऑब्वियसली अंडरस्टूड है ना। सबसेट की डेफिनेशन अगर Y में यहां से ले रहा हूं तो अंडरस्टूड है कि वो B में तो होगा ही होगा, ठीक है। वही उसके लिए ही ये एग्जांपल लिखवाया मैंने आपको कैपिटल Y क्या, ये कैपिटल Y है, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि मैं सबसेट लिख रहा हूं यहां पर, तो ये कैपिटल Y है, दिस इज द कैपिटल Y एंड दिस इज द स्मॉल y। स्मॉल और y और कैपिटल Y में लिखने का फर्क है, ठीक है। तो मैंने जो यहाँ पर कैपिटल Y लिया वो क्या है, कोडोमेन, कोडोमेन यहाँ पर क्या है, बी का सबसेट लिया ए कोमा सी विच इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अब एफ इनवर्स y यानी कि y की प्री इमेजेस देख रहा हूं, प्री इमेजेस का मतलब कि y के कौन कौन से एलिमेंट, मतलब राइट, y के जो जो एलिमेंट किससे असाइन है, y जो y के एलिमेंट हैं, कैपिटल Y के जो एलिमेंट होंगे वो किस, मतलब कि किसकी इमेज है, y के जो एलिमेंट हैं, इसके जो एलिमेंट्स होंगे स्मॉल y, वो किस किस की इमेज है, ठीक है। ये किसकी इमेज है y, वो हमें देखना है यहाँ पर, किसी ना किसी की तो इमेज होगी ना यहाँ पर, जो यहाँ पर एलिमेंट्स होंगे इसके a के एलिमेंट होंगे, तो किसकी इमेज है, वो x देख रहे हैं। अगर x इससे जुड़ा हुआ है यानी कि y किसकी इमेज है, x की, तो ये x ढूंढना हमें, x क्या है, ठीक है। तो वही यहाँ पर क्या आते हैं, x आते हैं, यानी कि a से, डोमेन से, कि जो y क्या है, y जो इमेज है, y क्या है यहाँ पर, स्मॉल y इमेज है किसकी, x की इमेज है, तो वो x देख रहे हैं हम यहाँ पर, और जो ये x है इनको हम बोलते हैं प्री इमेज, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो इसके लिए a, यहाँ पर सबसे पहले एक एलिमेंट आएगा a, तो a किससे जुड़ा हुआ है, a आपका जुड़ा हुआ है 1 से और 2 से, तो 1 और 2 क्या है, प्री इमेजेस हैं किसकी, a की, ठीक है, 1 2। अब यहाँ पर एलिमेंट लेंगे, सेकंड एलिमेंट c, y की जगह क्या लेंगे c, तो c किससे जो c किसकी इमेज है, c किसकी इमेज है, किसी की भी इमेज नहीं है, ठीक है। c से कोई एलिमेंट जुड़ा हुआ ही नहीं है, यानी कि c की कोई इमेज नहीं है, तो यहाँ पर कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा, तो 1 2 तक क्लोज हो गया। अगर मैं c की जगह b ले लेता, यहाँ पर मैं y की जगह b पुट करता, तो यानी कि मैं चेक कर रहा हूँ कि b जो है वो किसकी इमेज है, यहाँ पर b देखोगे आप 3 की इमेज है, तो यहाँ पर 3 एलिमेंट हो जाता। जैसे यहाँ पर c की जगह b लिखूंगा, तो जो इसका इनवर्स इमेज आएगी यानी कि प्री इमेज इसका सेट जो आएगा वो 1 2 3 आ जाएगा। इज इट क्लियर? ये आप चेक करने, ठीक है। आज के लेक्चर में डीपीपी नहीं मिलेगा, कल से डीपीपी मिलेगा, ठीक है। अभी बेसिक ही चल रहा था, आपको सब पता है, तो इसमें डीपीपी बनाने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए मैंने डीपीपी नहीं दिया, ठीक है। डीपीपी क्यों नहीं दिया भाई, क्योंकि बिल्कुल बेसिक चल रहा था, इसलिए मैंने डीपीपी नहीं दिया। नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी उसमें फंक्शन से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, लेकिन अभी आप इसको रिवाइज करना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको डीपीपी मिल जाएगा, जो आपको टुमारो क्लास होगी, ठीक है, उसमें आपको मिल जाएगा। चलिए, तो ये क्लियर पॉइंट्स। अब बात करते हैं इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, क्या होता है भाई इंजेक्टिव फंक्शन? इंजेक्टिव फंक्शन का दूसरा नाम होता है वन वन फंक्शन। क्या होता है दूसरा नाम इसका? वन वन फंक्शन। अब ये वन वन फंक्शन क्या होता है भाई, बताओ। देखो, एक फंक्शन एफ ए टू बी इज वन वन, कोई फंक्शन ए टू बी उसको हम बोलेंगे वन वन फंक्शन। कब? इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन ए, अगर एक सेट में आप क्या ले रहे हो, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ले रहे हो, ठीक है, हैव डिस्टिंक्ट इमेज, अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज आ रही है, यानी कि डेट इज, इसका मतलब क्या हुआ मैथमेटिकल में, इफ x1 इज नॉट इक्वल टू x2, यानी कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो गया आपके x1 और x2, ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो गए क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है। इनकी इमेज ये कहां से ले रहे हो आप, a से ले रहे हो, ठीक है, कहां से ले होगे, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन a, तो ये a से होंगे। देन इनकी जो इमेजेस होगी डिस्टिंक्ट इमेज रखनी चाहिए, तो x1 की इमेज क्या होगी भाई, यहाँ पर x1 एलिमेंट है, f ऑफ x1, x1 की इमेज f ऑफ x1 आ रही है, किससे जुड़ा हुआ है, x2 की इमेज f ऑफ x2। अगर ये भी डिस्टिंक्ट आती हैं तब आप कहोगे फंक्शन वन वन है, यानी कि इंजेक्टिव है। डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेजेस fx1 fx2 ये भी डिस्टिंक्ट आती हैं, तो आप कहोगे फंक्शन कैसा है, वन वन फंक्शन है, ठीक है। ये आप पढ़ चुके हो, रिकॉल करा रहा हूं मैं आपको। एंड इसको दूसरे वे से कैसे पढ़ सकते हो,
अगर इफ फंक्शन एफ ए टू बी इज 1 1 इफ वेन एवर, और फंक्शन 1 1 होगा इफ वेन एवर, अगर उल्टा है, अगर इमेजेस बराबर हैं। अभी तक आपने देखा एलिमेंट डिस्टिंक्ट है तो इमेज डिस्टिंक्ट आ रही है, ठीक है। अगर इमेज बराबर है, अब हम एलिमेंट नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं इमेज, अगर किन्हीं दो एलिमेंट की इमेज बराबर है ना, तो वो दो जो एलिमेंट होंगे वो भी बराबर होंगे, ठीक है, वो दो एलिमेंट भी बराबर होंगे। तो दो तरीके हैं इसको, या तो पहले आप एलिमेंट ले लो अलग, फिर दिखा दो उन दोनों की इमेज भी क्या है, अलग है, या फिर पहले इमेजेस ले लो, पहले इमेजेस ले लो और फिर दिखा दो जिन एलिमेंट्स की आप इमेजेस ले रहे हो ना, वो एलिमेंट भी क्या है, बराबर है, ठीक है। तो इसको कोई भी डेफिनेशन याद कर सकते हो। और मैं एक ट्रिक बताता हूँ, 1 1 एलिमेंट, ठीक है, 1 1 एलिमेंट, 1 1 प्रूफ कर रहे हैं ना, 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन में क्या है, ये ई आ रहा लास्ट में, तो यानी कि आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि एलिमेंट इक्वल है, ठीक है, एलिमेंट प्रूफ करना इक्वल है, यानी कि आप यहाँ पर सेकंड कंडीशन में ये वाली ले रहे हो कि फंक्शन इक्वल ले रहे हो, तो आपको प्रूफ करना है कि जो एलिमेंट है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। इस 1 में ई आ रहा लास्ट में, तो आपको इस सेकंड डेफिनेशन प्रूफ करनी है। इसका मतलब अगर दो फंक्शन की इमेज इक्वल ले रहे हो तो आपको प्रूफ करना है एलिमेंट इक्वल है, तो वो किस तरीके से दिखाना है, इससे याद कर सकते हो। ई का मतलब 1 में ई आता है लास्ट में, यानी कि आपको लास्ट में एलिमेंट प्रूफ करने की इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, लास्ट में एलिमेंट प्रूफ करने इक्वल है, तो इसका मतलब है पहले आपको इमेज इक्वल लेनी पड़ेगी, ठीक है। और जब भी इस स्टेटमेंट का यूज करो तो आपको पहले दो एलिमेंट लेंगे जो कि डिस्टिंक्ट है, फिर उनको प्रूफ करना है कि दोनों की जो इमेजेस आ रही है वो भी डिस्टिंक्ट आ रही है, ठीक है। ये फॉर्मूला है या कह लो डेफिनेशन है, ये आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है, क्लियर। ठीक है, डोमेन इजकल टू कॉमन, ऐसा जरूरी नहीं है सुपॉल, जरूरी नहीं कि डोमेन इजकल टू कोडोमेन हो, ठीक है, जरूरी नहीं है, डोमेन और कोडोमेन अलग हो सकती है। जैसे हमने देखा 1 2 3 एबीसी, तो डोमेन 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 एलिमेंट है और कोडोमेन में एबीसी है, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है इक्वल, ठीक है, तो जरूरी नहीं इक्वल हो। नहीं नहीं, 1 1 में ऐसा कुछ नहीं है, मतलब सर बी में कोई एलिमेंट फ्री नहीं रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, बी में एलिमेंट कोई फ्री रहे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उनकी इमेजेस सेम आनी चाहिए। यहाँ पर डेफिनेशन समझो आप, ठीक है, ठीक है। रसल पैराडॉक्स में बाद में बताऊंगा, लास्ट में टाइम बचेगा तो, ठीक है, बाकी मैं बता चुका हूँ। अगर एक बार आप देखोगे, ठीक है, दोबारा से आप देखोगे उसको समझोगे, क्योंकि मैंने कल भी 2 बार बताया था, आपको आ जाएगा समझ में, लेक्चर को रिपीट करोगे तो आ जाएगा, बाकी मैं आपको बता दूंगा लास्ट में, ठीक है। अभी बहुत टाइम है भाई, अभी इतना जल्दी फिर रियल एनालिसिस नहीं हो पाएगा, बहुत सिलेबस है इसका रियल का, ठीक है। 2 ही डेफिनेशन में आप थक जाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा, ठीक है। डेफिनेशन क्लियर रखो यहाँ पर, तो 1 1 क्या है, ये इज दैट क्लियर। इस तरीके डेफिनेशन याद रखना है आपको, पहले डेफिनेशन रिकॉल करनी है, क्योंकि ज्यादा डेफिनेशन नहीं है, 3 डेफिनेशन और है, ऑन टू की, और यहाँ पर बाइजेक्टिव, फिर इन्वर्टिबल, फिर स्टॉप करेंगे। तो डेफिनेशन देख लो यहाँ पर बेसिक, अ फंक्शन एफ ए टू बी इज ऑन टू इफ फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू बी, बी का मतलब यहाँ पर क्या था, कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू ए सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी। अब इस ऑन टू मतलब क्या कह रहा है कि यहाँ पर आपके पास एक ए फंक्शन होता है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास सॉरी ए सेट होता है, एक बी सेट होता है, यहाँ पर आपका फंक्शन डिफाइन होता है ए टू बी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि बी में जितने भी एलिमेंट है, फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू बी, ठीक है, यहाँ पर जितने भी एलिमेंट है आपके पास इसके अंदर, उन सभी बी के लिए, जहां पर स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, इन सभी बी के लिए यहाँ पर एक एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पर जो भी एलिमेंट होंगे, ठीक है, उन सब के लिए यहाँ पर एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, इसके लिए मान लो यहाँ पर एग्जिस्ट कर गया, इसके लिए यहाँ कर गया, और इसी तरीके से यहाँ, तो इसके हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पर एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा कि जो यहाँ पर ए है ना, उसकी इमेज बी हो जाएगी, यहाँ के हर एक एलिमेंट के लिए, यानी कि बी के लिए यहाँ पर डोमेन के अंदर एक ऐसा ए एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा कि जो इस ए की इमेज क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। इज दैट क्लियर, ए की इमेज क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। तो अगर हर एक एलिमेंट के लिए ट्रू है, किसके, बी के, यानी कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पर एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है जिसकी ये बी इमेज हो जाए, तब इस फंक्शन को बोलोगे ऑन टू। अब इस वाले केस में एक भी फंक्शन नहीं बचेगा, ठीक है, जो आप कह रहे थे, तो यहाँ पर बी का हर एक एलिमेंट यहाँ पर कवर होगा, यानी कि बी के हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पर आपको एक एलिमेंट मिलेगा, यानी कि बी का हर एक एलिमेंट अपने आप में क्या होगा, इमेज होगी किसी ना किसी एलिमेंट की, एक एक किसी ना किसी एलिमेंट की। तो यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं बच सकता बी का, यहाँ पर बी का कोई भी एलिमेंट छूटेगा नहीं, ये ध्यान रखना कोडोमेन के अंदर, जब फंक्शन को हम ऑन टू प्रूफ करेंगे, यानी कि सर्जेक्टिव फंक्शन होगा, जो फंक्शन सर्जेक्टिव होगा उसमें कोडोमेन में कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं, राइट। अगर कोई पॉइंट छूट गया तो इसका मतलब वो फंक्शन ऑन टू नहीं है,
ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर आप कह सकते हो, यहाँ से एक चीज निकल के आती है इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर निकल के आता है आपके पास, ये नॉट है, याद रखना। अगर कोई फंक्शन ऑन टू है, ठीक है, इफ एफ इज ऑन टू, इफ एंड ओनली इफ है, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ। तो इसी डेफिनेशन का मतलब क्या होता है, इसी डेफिनेशन का मतलब अपने आप में ये कि इसका कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, कि जिसके लिए यहाँ पर कोई एलिमेंट ना हो। इसका मतलब ये जो एलिमेंट, जो बी में एलिमेंट्स है, वो किसी ना किसी एलिमेंट की क्या है, इमेजेस हैं। इमेजेस का मतलब क्या हो गया, वो रेंज में आएगा। इमेज का मतलब क्या, रेंज में आएगा ना, रेंज ऑफ एफ इक्वल टू इमेज ऑफ एफ, तो यानी कि इसका हर एक एलिमेंट रेंज में आएगा। तो रेंज ऑफ एफ किसके इक्वल होगी, कोडोमेन के इक्वल होगी, यानी कि इस बी के इक्वल ही हो जाए, तब आपका फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू होगा। अगर फंक्शन ऑन टू है तो इसका मतलब जो कोडोमेन है वो रेंज ऑफ एफ के इक्वल आएगी बाय दिस डेफिनेशन, ठीक है, इसी डेफिनेशन से आ रहा है निकल। इज दैट क्लियर? ओके। नॉट ऑलवेज ट्रू रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, बिल्कुल परवीन, ये सिर्फ तभी ट्रू होगा जब फंक्शन ऑन टू होगा, ठीक है, जब फंक्शन ऑन टू है तभी ट्रू है। चलिए, तो ये भी आपको याद रखना है, ये वाली डेफिनेशन भी और ये वाला नॉट भी, ठीक है, दोनों से आप दिखा सकते हो किसी फंक्शन को ऑन टू है या नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल क्वेश्चंस मैं आपको कल कराऊंगा, फिलहाल के लिए डेफिनेशन याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, वन वन एंड ऑन टू, ऐसा फंक्शन जो वन वन भी है और ऑन टू भी है, समझ गए, ऐसा फंक्शन जो क्या है, वन वन भी है और ऑन टू भी है, दोनों होता है, उसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। अ फंक्शन विच इज बोथ वन वन एंड ऑन टू इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन, इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। इज इट क्लियर? अगर कोई फंक्शन आपका f कोई फंक्शन है और वो आपका वन वन भी है, ठीक है, एंड ऑन टू भी है, देन दिस इंप्लाइज बाइजेक्टिव। तो वो फंक्शन कैसा होगा भाई, उस फंक्शन को हम बोलेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है, इफ एंड ओनली वाला होता है, अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो इसका मतलब वो फंक्शन होगा वो वन वन भी होगा और ऑन टू भी होगा, ठीक है। अगर इसमें मैं एग्जाम्पल की बात करूं, अगर मैं इस पर एग्जाम्पल की बात करूं, ठीक है, ए मैं ले लेता हूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, बी मैं ले लेता हूं सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, और एक एफ फंक्शन जो ए टू बी है वो डिफाइंड होता है ए टू बी सच दैट कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, क्या वन वन ऑन टू है, नहीं ऑन टू तो नहीं होगा ये, तो ऑन टू के लिए यहां पर आप ले लो बी को, आप लो, ये भी नेचुरल नंबर ही लेना पड़ेगा आपको, ठीक है, ए भी मैंने एन ले लिया, बी भी एन ले लिया, ठीक है, जरूरी है कि डिफरेंट हो, सेम भी हो सकते हैं, ए और बी सेट आपस में सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, मैंने यहाँ पर इक्वली ले लिया, तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है, यानी कि ए के हर एक एलिमेंट के लिए आपको यहाँ पर इमेज मिल रही है, और यहाँ के हर एक एलिमेंट के लिए, बी के हर एक एलिमेंट के लिए आपको ए के अंदर ऐसा एलिमेंट मिल रहा है कि जो बी है ना, जो बी के जो एलिमेंट होंगे वो ए की क्या होगी, इमेज होगी। आप देख सकते हो दोनों डेफिनेशन को। तो ये एग्जांपल है, वन वन के लिए भी ट्रू होगा, ऑन टू के लिए भी ट्रू है, और इस बाइजेक्टिव के लिए भी ट्रू है। तो ये फंक्शन क्या है, यहाँ पर जो ये फंक्शन होगा एफ, ये आपका एफ इज वन वन ऑन टू दोनों है, ठीक है, वन वन ऑन टू, दिस इंप्लाइज एफ इज बाइजेक्टिव। तो एफ कैसा है आपका, बाइजेक्टिव है, ठीक है। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी पड़ेगी। ए इक्वल टू आर, बी इक्वल टू नेचुरल नंबर, हाँ बिल्कुल ये ले सकते हो, बिल्कुल। अगर मैं आर को इंटीजर ले लेता हूं, ठीक है, ए को इंटीजर ले लो, नहीं ऐसे नहीं ले सकते, क्योंकि ए का हर एक एलिमेंट असाइन होना चाहिए। अंडर दिस मैप अगर देखो आप बोल रहे हो अभय सिंह ए इक्वल टू आर, बी इक्वल टू एन बोल रहे हो, अगर मैं इसमें ए इक्वल टू आर ले लेता हूँ, बी इक्वल टू नेचुरल नंबर ले लेता हूँ और डिफाइन कर रहा हूँ इस तरीके से, एक्स किस पर जा रहा है, एक्स पर जा रहा है, तो लेकिन एन छोटा सेट है, ये फंक्शन वन वन नहीं रहेगा, पहले बात तो फंक्शन ही नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट, अगर एक को मैं आर ले लेता हूँ, वन के अलावा 1.1 तो वो एक रियल नंबर है, तो 1.1 किस पर साइन होगा, 1.1 1 पर असाइन होगा, 1.1 1.1 पर ही असाइन होगा।
जबकि n के नेचुरल नंबर के अंदर 1.1 नहीं आता। ठीक है, इसका मतलब वहां पर जो ये रूल बनेगा, अगर a इक्वल टू आर हो गया तो वो अपने आप में फंक्शन नहीं बनेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए आर इक्वल टू सेट बी, नहीं ऐसा भी जरूरी नहीं है राहुल कुमार, जरूरी नहीं कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट ए में है उतने ही बी में होना चाहिए। ठीक है, ए और बी कुछ भी हो सकते हैं, नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, ध्यान रखना। आर टू आर ट्रू है, हाँ आर टू आर ट्रू हो जाएगा ऋतिक, बिल्कुल आर टू आर ट्रू हो जाएगा। एफ आर टू आर है एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब लेते हो तब भी ट्रू हो जाएगा आई थिंक। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। चलिए पहले डेफिनेशन पे फोकस करो, क्वेश्चन पर हम कल फोकस करेंगे। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए आपको। इन्वर्टिबल फंक्शन, मैं इस पर एक क्वेश्चन लेकर आऊंगा कल, ठीक है, और डीपीपी में भी डालूंगा। इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन एफ ए टू बी इज सेड टू बी इन्वर्टिबल इफ एफ इज 1 1 एंड ऑन टू, दैट इज बाइजेक्टिव। यहाँ पर इन्वर्टिबल का मतलब क्या हो गया? अगर मान चलो अ फंक्शन इज सेड टू बी इन्वर्टिबल इफ एफ इज 1 1 एंड ऑन टू, अगर इफ एफ इज आपका कोई फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है, 1 1 ऑन टू मतलब दैट इज बाइजेक्टिव। अगर कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव बोलते हैं, कि जो दोनों है बाइजेक्टिव। अगर बाइजेक्टिव है या 1 1 ऑन टू है तभी वो उस फंक्शन को हम बोलेंगे कि एफ इज इन्वर्टिबल, कि एफ इन्वर्टिबल भी है। एफ क्या है? इन्वर्टिबल भी है। ठीक है, एफ अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है तो वो 1 1 ऑन टू भी रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिलहाल हम ये पढ़ रहे हैं, कोई फंक्शन आपका 1 1 ऑन टू है तो इंप्लाइज एफ इज इन्वर्टिबल, तो एफ आपका क्या होगा? इन्वर्टिबल होगा। ठीक है, तो कोई फंक्शन इन्वर्टिबल कब होगा? जब वो फंक्शन आप प्रूव कर दो कि वो 1 1 ऑन टू भी है, तो इसका मतलब वो फंक्शन अपने आप में क्या है? इन्वर्टिबल भी है, यानी कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। उस फंक्शन का क्या एग्जिस्ट करेगा भाई? इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सर एम्प्टी सेट में फंक्शन क्यों नहीं लेता होता भाई? एम्प्टी सेट, अच्छा ये क्वेश्चन अच्छा है वैसे, आपने पूछा, वेरी गुड। मेरे को ये बताओ, बाय डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, अगर सपोज ये ए सेट है, आपका एफ रूल होता है ए टू बी, यहां पर हम लेते हैं कि ए आपका क्या होना चाहिए? हम यहां पर लेते हैं कि ए आपका नॉन एम्प्टी होना चाहिए, बी भी क्या होना चाहिए? नॉन एम्प्टी होना चाहिए। ठीक है, ये हम लेके चलते हैं। आप कह रहे हो कि अगर सर ए एम्प्टी ले ले तो क्या होगा? अगर ए को एम्प्टी ले ले, अगर मान लीजिए आप बी को एम्प्टी ले लें, तो भैया जो आपकी डेफिनेशन थी कि जो ए का एलिमेंट है, ईच एलिमेंट ऑफ ए असाइन, अगर ए में कोई एलिमेंट ही नहीं होगा तो आप असाइन किसको करोगे? इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होगा तो असाइन किसको करोगे? तो यहाँ पर रूल की बात ही नहीं होगी। ठीक है, रूल की बात तो जब ही होगी ना, यहाँ पर कोई ना कोई एलिमेंट होगा तभी तो आप असाइन करोगे कि किससे असाइन हो रहा है, वो रूल क्या है। ठीक है भाई, आपने यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं लेके चल रहे। अब मैं आपको रूल दे दूं, सर यहाँ पर ये जो ए टू बी है वो एक रूल है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स के। ये रूल कब डिफाइन होगा? यहाँ पर जब कोई एलिमेंट होगा तभी तो आप कह सकते हो। अब यहाँ पर कोई एलिमेंट ही नहीं है, जब कोई एलिमेंट ही नहीं है तो फिर यहाँ पर असाइन किससे करोगे? यहाँ पर चेक कैसे करो किससे असाइन है? तो इसलिए मस्ट है कि यहाँ पर फंक्शन के लिए हमेशा जो फंक्शन होगा उसके लिए ए और बी कैसे होना चाहिए? नॉन एम्प्टी। अगर मान चलो ए में तो एलिमेंट है लेकिन बी में एलिमेंट नहीं है, फिर वो असाइन ही नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जब इसमें एलिमेंट ही नहीं है तो ये एक्स जो है ये एक्स स्क्वायर पे जाएगा। यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है तो एक्स स्क्वायर आपको क्या पता है इसके अंदर है ही नहीं, असाइन तो इसके अंदर होना चाहिए था बी के एलिमेंट से, तो जबकि एक्स के इसमें अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो फंक्शन आपकी बात ही नहीं बनेगी। इसलिए जो ए और बी सेट है वो हमेशा क्या होना चाहिए? नॉन एम्प्टी होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? नॉन एम्प्टी। इज दैट क्लियर? किसने पूछा था भाई? दिवाकर। तो नल सेट में कोई एलिमेंट नहीं है तब तो फंक्शन कैसे जस्टिफाई करते हैं? तब फंक्शन होगा ही नहीं वो। ठीक है, फंक्शन के लिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए और बी क्या होना चाहिए? नॉन एम्प्टी होना चाहिए। ये मस्ट है कि ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए। अगर एम्प्टी होगा, अगर मान चलो ए और बी इनमें से कोई भी, या तो ए एम्प्टी या बी एम्प्टी या दोनों एम्प्टी, तब वो फंक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, आप फंक्शन की बात ही नहीं करेंगे, डेफिनेशन फुलफिल नहीं हो पाएगी। इज दैट क्लियर? मोहम्मद सलीक, बाइजेक्टिव और इन्वर्टिबल में कोई डिफरेंस? बिल्कुल डिफरेंस है। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है कि जो 1 1 और ऑन होता है उसको हम बोलते हैं सिर्फ वो बाइजेक्टिव है। ठीक है, बाइजेक्टिव। इन्वर्टिबल का मतलब क्या है? वो फंक्शन इन्वर्टिबल है। ठीक है, ये फंक्शन क्या है? इन्वर्टिबल होगा, और उसका इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होगा? दैट इज वो फंक्शन इन्वर्टिबल होगा
और उसका इन्वर्टिबल फंक्शन, वो इन्वर्टिबल मतलब एज अ वर्ड कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर इन्वर्टिबल का मतलब है इस जो फंक्शन आपने लिखा है एफ ए टू बी, क्योंकि यहाँ पर एफ ए टू बी है, ठीक है, जो एफ ए टू बी है इसका फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। और वो इनवर्स क्या होगा, दैट इज देयर एग्जिस्ट, ठीक है, देयर एग्जिस्ट एफ इनवर्स सच दैट, ये कहां से कहां होगा, बी टू ए होगा, क्या होगा, बी टू ए, एंड सच दैट, पहले यहां पर क्या होगा रूल, एफ ऑफ एक्स टू वाई, ठीक है, एफ इज इन्वर्टिबल, यहां पर इसका मतलब था कि एफ ए टू बी है सच दैट कोई रूल होगा इस तरीके से कि जो एक्स की इमेज वाई जा रही है, ठीक है, इस तरीके से डिफाइन है, ठीक है। यहाँ पर रूल गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, तो इसका मतलब अगर ये फंक्शन 1 1 और 1 2 हो जाए एफ, तो इसका मतलब इसका इनवर्स, ये फंक्शन एफ क्या है, इन्वर्टिबल है, इसका मतलब दैट इज देयर एग्जिस्ट एफ इनवर्स बी टू ए, तो एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जिसको हम इनवर्स फंक्शन बोलते हैं, ए टू बी टू ए सच दैट कि एफ इनवर्स, ठीक है, अब क्या होगा, ये एफ है इधर जाएगा तो इनवर्स का हो जाएगा, तो एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू, तो इस तरीके का एक हम इनवर्स फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, एग्जिस्ट करा सकते हैं, तो ये होता है इन्वर्टिबल का मतलब। इन्वर्टिबल का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर एक ऐसा इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा बी टू ए सच दैट एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स होगा, ठीक है। और ऑन टू में बाइजेक्टिव में ऐसा नहीं कह सकता, बाइजेक्टिव का मतलब सिर्फ बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव का मतलब क्या है कि वो 1 1 ऑन टू है, ठीक है, और जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू होते हैं ना उसका हमने नाम दे दिया कि बाइजेक्टिव है भाई ये, ठीक है, वो क्या है, बाइजेक्टिव है, ठीक है। जैसे हम एक तरीके से कह दें कि भाई कोई स्टूडेंट देखो कॉलेज में भी पढ़ रहा है प्लस वो कोचिंग भी ले रहा है, तो वो फंक्शन कैसा होगा, एक तरीके हम उसको बोल देते हैं कि वो सुपीरियर बच्चा है, ठीक है, उसको हमने नाम दे दिया सुपीरियर बच्चा, हमने नाम दे दिया कि वो सुपीरियर है। सुपीरियर का मतलब क्या हो गया, ऐसा स्टूडेंट्स जो कॉलेज में भी पढ़ रहा है और प्लस क्या ले रहा है, कोचिंग भी ले रहा है, उसको हम सुपीरियर बोल रहे हैं, तो नाम दे दिया। तो ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी है और ऑन टू भी है उसको हम क्या बोल रहे हैं, बाइजेक्टिव, ठीक है। और ऐसा कोई अगर कोई फंक्शन अपने आप में बाइजेक्टिव है ना तो उसका मतलब वो फंक्शन इन्वर्टिबल भी है। यहाँ पर इन्वर्टिबल का मतलब क्या है, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। बाइजेक्टिव और इन्वर्टिबल में ये फर्क है, हालांकि नाम है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है, बाइजेक्टिव है तो इन्वर्टिबल है, एक ही बात है, बाइजेक्टिव मतलब इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल है तो इसका मतलब ये, इन्वर्टिबल का मतलब मेनली ये होता है, लेकिन बाइजेक्टिव का मतलब ये नहीं होता कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। बाइजेक्टिव सिर्फ ये इंप्लाइज करेगा कि फंक्शन इन्वर्टिबल है, और इन्वर्टिबल फंक्शन इंप्लाइज कर रहा है कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, ये फर्क है। चलिए, इंदु मौर्य, जरूरी है 1 1 और 2, बिल्कुल इन्वर्टिबल के लिए जरूरी है कि फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों आना चाहिए, इन्वर्टिबल के लिए, ठीक है। और बाइजेक्टिव के लिए भी जरूरी है कि वो फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों होगा। इन्वर्टिबल का कन्वर्स भी ट्रू है, बिल्कुल, अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है ना वो 1 1 ऑन टू भी होगा, कन्वर्स भी ट्रू है, क्योंकि अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है, वो अगर वो इन्वर्टिबल नहीं है तो इसका मतलब वो 1 1 और ऑन टू में से कोई एक चीज नहीं हो सकती, ये अगर इन्वर्टिबल होगा, इसका कन्वर्स भी ट्रू है, लिख सकते हो आप बेझिझक होके। अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है तो इसका मतलब फंक्शन इन्वर्टिबल है, उसका मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब फंक्शन 1 1 ऑन टू हो, तो इसका इफ एंड ओनली इफ दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। अच्छा जी, आप क्या कर रहे हो सर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड बाइजेक्टिव में रिलेशनशिप बता दूं, आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आप पढ़ोगे तब हम बाइजेक्टिव, इनमें देखो वैसे कोई रिलेशन नहीं होता, ठीक है, ऐसा कुछ रिलेशन नहीं बनता, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन अलग चीज होता है, बाइजेक्टिव अलग होता है, ठीक है। बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 ऑन टू, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का मतलब वैल्यू के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग किस पर डिपेंड करता है, वैल्यू पर। जैसे मान चलो एक एक्स डोमेन से पॉइंट ले रहे हो, अगर एक्स स्ट्रिक्टली की बात कर रहे हो तो एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन वाई, ठीक है। अब इंक्रीजिंग का मतलब क्या होगा, कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होगा इसका मतलब जो एक्स पर जो वैल्यू आएगी ना वो भी छोटी होगी किससे, जो वाई की इमेजेस आएगी, ये चीज, ये मतलब होता है। यानी कि अगर ग्राफ से देखो, अगर मान चलो एक्स क्या है, छोटा है किससे, वाई से, तो यानी कि एक्स यहां पर होगा वाई यहां पर होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स यहां पर वाई यहां पर, तो इसका मतलब क्या है, वाई बड़ा है एक्स छोटा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है, सपोज फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो इसका मतलब क्या है, एक्स की जो इमेजेस आएगी ना वो सपोज लगभग यहां पर आ रही है, ये एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, और वाई की जो इमेज, क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो अपवर्ड जाएगा, तो यहां पर ये, तो इसका कॉरस्पॉन्डेंस ये एफ ऑफ वाई की इमेज, ठीक है, ये एक्स के कॉरस्पॉन्डेंस ये, तो ये फंक्शन किस तरीके से है, इस तरीके से जा रहा है कोई, तो इस तरीके से ये फंक्शन जा रहा है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, या फिर इस तरीके से देख लो,
तो इस तरीके से ऊपर जा रहा है फंक्शन तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। यानी कि इसको लिखते किस तरीके से, इस तरीके से x लेस देन y, तो f ऑफ x लेस देन f ऑफ y होना चाहिए हर एक एलिमेंट के लिए। तो दिस इज कॉल्ड द इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर ये इस तरीके से हो जाए, ठीक है, अगर इस तरीके से हो जाए कि f ऑफ x ग्रेटर देन f ऑफ y, ये सेकंड f ऑफ x y, दिस x लेस देन y तो है, लेकिन f ऑफ x की इमेज क्या हो गई, बड़ी हो गई, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। तो दिस इंप्लाइज फंक्शन यहां पर इसके लिए फंक्शन इंक्रीजिंग, इसके लिए फंक्शन डिक्रीजिंग। ठीक, ये होता है डेफिनेशन। यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, अगर मैं नेक्स्ट ग्राफ बनाऊं आपके लिए, अगर मैं नेक्स्ट लाइन बनाऊं आपके लिए ग्राफ, मान चलो x ये y ये, ठीक है, और इसके लिए x की वैल्यू मैं मान के चल रहा हूं यहां पर कि वो बड़ी आ रही है, और y की वैल्यू ये, यहां पर f ऑफ x, यहां पर आएगा f ऑफ x, ठीक है, और यहां इसके लिए f ऑफ y यहां पर आएगा। अब हुआ क्या, ये ग्राफ इस तरीके से बन रहा है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है कि जो x बड़ा था तो f ऑफ x बड़ा था, देखो x क्या था, छोटा था y से, लेकिन जो x की इमेज है वो f ऑफ y की इमेज से बड़ी है, उल्टा हो गया। यहां पर x छोटा है, y बड़ा है, लेकिन जो y की इमेज है वो छोटी है और x की इमेज बड़ी है। तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसे हो रहा है, देखो इस तरीके से नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि डिक्रीजिंग हो रहा है। तो पहले f ऑफ x फिर f ऑफ y यहां पर था, ये f ऑफ y आएगा पॉइंट, ठीक है, ये y कॉमा f ऑफ y, यहां पर x कॉमा f ऑफ x। तो इस तरीके से ग्राफ आ रहा है नीचे की तरफ और इसमें ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग। तो इसमें बाइजेक्टिव का लेना देना कुछ नहीं है, ठीक है, ये वन बार बाइजेक्टिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो रिलेशन इसमें कुछ नहीं है। ओके, तो आप क्या पूछ रहे हो, हर्षित, आप क्या कहो सर, इफ फंक्शन इज इन्वर्टिबल देन एज इक्वल टू बी, नहीं ये भी ट्रू नहीं है, जरूरी नहीं है अगर फंक्शन इन्वर्टिबल एज इक्वल टू बी होगा, ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया नहीं है, ध्यान रखना। सर बाइजेक्टिव में डोमेन इज इक्वल टू कोडोमेन, बाइजेक्टिव डोमेन कोडोमेन ये भी इक्वल जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं डोमेन कोडोमेन, अगर फंक्शन बाइजेक्टिव तो डोमेन कोडोमेन इक्वल होगा, ये भी जरूरी नहीं है। ओके, वन एंड ऑन टू बाय ग्राफिकल अप्रोच, अच्छा ग्राफिकल अप्रोच से भी जानना है, ठीक है, आपको ग्राफिकल अप्रोच से भी बता देंगे, वो आपका लाइन के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है, अगर लाइन मतलब किसी ग्राफ को इंटरसेक्ट करती है या नहीं करती उसके अकॉर्डिंग होता है, ठीक है, उसको मैं कल बताऊंगा। अभी के लिए फिलहाल ये अच्छे से करो याद, ठीक है, ग्राफिकल अप्रोच में आपको कल बताऊंगा, पहले आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, अगर आपको डेफिनेशन आती है ना, क्योंकि कई बार क्या है आपको डेफिनेशन आना इंपॉर्टेंट है। ग्राफिकल अप्रोच तो एक तरीके से कुछ कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन ग्राफिकल अप्रोच अगर मैंने आपको बता दी तो फिर आप डेफिनेशन याद नहीं करोगे। तो पहले आपको डेफिनेशन याद करनी है, कल मैं आपसे पूछूंगा, राइट, क्योंकि लाइव क्लास होगी, कल मैं आपको लाइव क्लास में पूछूंगा एक एक करके कि वन वन ऑन टू फंक्शन क्या होता है, बाइजेक्टिव क्या होता है, आपको डेफिनेशन बतानी पड़ेगी टाइप करके, ठीक है। उसके बाद में फिर आपको यहाँ पे स्टार्ट कराऊंगा ग्राफिकल अप्रोच, सबसे पहले ग्राफिकल अप्रोच और काउंटिंग ऑफ फंक्शन, ठीक है, ये दो चीजें आपको कल कराऊंगा मैं। चलिए सर, मैं एनालिसिस पे थोड़ा स्लो पढ़ाना सर, ठीक है, देखो स्लो ही पढ़ा रहे हैं हम, अभी थोड़ा आप कह रहे थे सर फास्ट पढ़ाओ, तब मैंने फास्ट पढ़ाया था, अदरवाइज मैं स्लो ही पढ़ा रहा था, बेसिक चीज भी। नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, वो मैं कल कराऊंगा आपको, ठीक है, काउंटिंग ऑफ फंक्शन आपको बताऊंगा किस तरीके से आप काउंटिंग यानी फंक्शन की काउंटिंग करोगे। नॉट इक्वल का कोडो डोमेन एंड कोडोमेन का, तू भी गुप्ता आप क्या कहना चाह रहे हो, मेरे को समझ नहीं आया, ठीक है, आप क्या पूछना चाह रहे हो, दोबारा क्वेश्चन कर सकते हो, मेरे को समझ नहीं आया सुबी आपका क्वेश्चन। सर एक आध एग्जाम्पल बता दो हमें जिससे क्लियर हो जाए कि बाइजेक्टिव होने पर एज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है, एक एग्जाम्पल जिस पर बाइजेक्टिव के लिए एज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है, अभी डिस्कस करते हैं हम। एट दी मोमेंट पर क्या एग्जाम्पल मैं आपको लूं, ठीक है, ए टू बी, जो बाइजेक्टिव हो, वन वन हो और ऑन टू हो, वन वन एंड ऑन टू। ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेट ऑफ नेचुरल टू इंटीजर सच दैट
एफ ऑफ एन, ठीक है, नेचुरल नंबर है तो मैं यहाँ पर एन ले रहा हूँ, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन बाई टू इफ एन इज इवन, ठीक है, माइनस 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 इवन हुआ तो एन बाई टू, और एक चीज यहां पर मैं लेके चल रहा हूं, अगर ऑड हुआ इफ एन इज ऑड देन एन प्लस वन बाई टू। ये चीज देखो, अगर आप ध्यान से देखो, अगर कोई फंक्शन आप, ये अच्छा एग्जांपल बहुत, ये फंक्शन वन वन ऑन टू है, लेकिन यहाँ पर डोमेन और कोडोमेन अलग है, इक्वल नहीं है, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 इस तरीके से यहाँ पर है, और यहाँ पर आपके इंटीजर्स हैं, यानी कि 0 -1 -2 -3, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पर आपका 1 2 3 4 इस तरीके से। अब यहाँ पर इमेज किस तरीके से, रूल क्या है यहाँ पर, रूल आपका A to B है, ये आपका A है, ये आपका B है। तो वो क्या कर रहा है, जब अगर n आपका इवन होगा तो n बाई टू पर उसकी इमेज जाएगी। इवन यहाँ पर क्या है 2, तो 2 किस पर जाएगा, 2 जाएगा 2 बाई टू पर, यानी कि 1 पर, ठीक है, इवन 4 2 पर, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर 6 एलिमेंट आएगा, 6 एलिमेंट किस पर जाएगा, 6 बाई टू 3 पर, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे एलिमेंट इवन के लिए ये सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है, ये सारे कवर हो जाएंगे। अच्छा जी, अब ओड के लिए क्या होगा, ओड के लिए अगर ओड है तो ओड के लिए इमेज क्या है, 1 + 1 बाई टू, ठीक है, 1 + 1 2 2 बाई टू 1, 1 की जगह -1 -1, तो इस तरीके से यहाँ से क्या आएगा, जो ये 1 जाएगा ये जाएगा -1 पर, फिर यहाँ पर 3 आएगा तो 3 + 1 2 2 बाई टू, और 3 + 1 4 4 बाई टू माइनस का 2, तो जो यहाँ पर 3 आ रहा है वो जा रहा है -2 पर। तो इसी तरीके से 5 जो एलिमेंट आएगा यहाँ पर 5 एलिमेंट आएगा, 5 जाएगा आपका -3 पर, ठीक है, ये चीज आ गई। अब बचा सिर्फ 0, अगर n ना तो 0 है ना ओड है, ठीक है, n, तो यहां पर 0 एलिमेंट हटा दो यहां से, तो इसमें से आप 0 एलिमेंट हटा देना, z में से आप सब्ट्रैक्ट कर दो 0, ठीक है, ये तो z में से आपने 0 एलिमेंट हटा दिया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ जो z के लिए हर एक एलिमेंट के लिए आपको यहाँ पर एक एलिमेंट मिलेगा, यानी कि जो इसकी रेंज होगी ना, इसकी रेंज वो किसकी इक्वल हो जाएगी, कोडोमेन के इक्वल, ठीक है। तो इसका फंक्शन मतलब क्या है, फंक्शन आपका ऑन टू है और फंक्शन 1 1 भी है, तो यहां पर हेयर f इज 1 1 एंड ऑन टू, राइट। इसको प्रूफ कर सकते हो आप, डेफिनेशन 1 1 कैसे प्रूफ करते हैं हम, अगर दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट ले रहे हो तो उनकी इमेजेस भी डिस्टिंक्ट आ रही हैं, यहाँ पर देख सकते हो, और ऑन टू आप देख सकते हो यहाँ पर जो रेंज आएगी ना इसकी वो कोडोमेन के इक्वल आ रही है, तो ऑन टू भी हो जाएगा। तो फंक्शन 1 1 ऑन टू है, यानी कि दैट इज, इसका मतलब क्या है, एफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन है, बाइजेक्टिव है, लेकिन यहां पर a इज नॉट इक्वल टू b, बट a नॉट इक्वल टू, बट a इज नॉट इक्वल टू b। इज दैट क्लियर? दिमागा आप क्या करो 2, तो 2 इमेज इवन है तो 2 किस पर जाएगा, 2 बाई टू पर, यानी कि 1 पर, तो 2 की इमेज 1 पर गई है, यहाँ पर देखो, ठीक है, 1 पर गई है, ठीक है। तो ये सब चीजें, सर 0 तो इवन है, 0 इवन नहीं है भाई, ना तो 0 इवन है ना ओड है, ठीक है, 0 यहाँ पर, अच्छा चल 0 अगर इवन मान के चलो, ठीक है, इवन में अगर आप काउंट कर रहे हो तो 0 को इवन में काउंट करोगे तो किस पर जाएगा, वो 0 0 पर जाएगा, ठीक है। वो 0 को अगर इवन में काउंट कर रहे हो, यहाँ पर हम 0 को इवन में काउंट कर रहे हैं, इवन में कर लेते हैं, कभी कभी हम उसको मान लेते हैं इवन में, ठीक है, 0 को इवन में मान लेते हैं। तो जैसे ही 0 को आप इवन मान रहे हो, 0 बाई टू 0 होता है, तो 0 की इमेज 0 आएगी, लेकिन 0 तो इसमें है नहीं, नेचुरल नंबर में क्या 0 है, नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से 0 यहाँ पर है नहीं, तो इसलिए यहाँ से मैं इसको 0 को इसमें मानता नहीं हूँ जब तक हम कहते नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैंने 0 को हम न्यूट्रल मानते हैं, ना तो वो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ना वो इवन है ना ऑड है, ठीक है, वैसे इवन में मानते हैं, लेकिन यहाँ पर 0 है नहीं, ठीक है। तो यहाँ से भी मैंने इसको 0 को हटा दिया ताकि यहाँ पर ये कोड 1 1 ऑन टू बन सके। -n n + 1 के लिए भी ट्रू है भाई,
यहाँ पर माइनस क्यों लेना है? 1 माइनस 1 0, 1 की इमेज ओके। 1 अगर ऑड हुआ 1 माइनस 1 0, हाँ ठीक है। अगर मैं 1 को 0 को इवन मानता हूं तो इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकता हूं मैं। 1 माइनस 1 2, ठीक है। अगर मैं जीरो को अगर मैं इसमें इंटीजर्स है, ठीक है, अगर मैं इस तरीके से ले लेता हूं सपोज, ठीक है। अब यहां पर देखो एन इवन, तो ये अगर ऑड है 1 माइनस 1 कितना होगा 0, 0/2, तो 1 की इमेज अब 1 की इमेज अब क्या आएगी 0 आएगी, ठीक है। 1 की इमेज 0, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 1, ठीक है। अगर n 3 लोगे तो 3 माइनस 1 2 माइनस 1, तो ये आएगा। अब भी ठीक है, ठीक है। जैसे ही आपने यहां पर n माइनस 1 करा और यहां पर इंटीजर में 0 है, तो आपका ये रूल बन जाएगा कि जो 1 है वो किस पर मैप होगा, वो 1 0 पर मैप होगा, ठीक है। 1 0 पर, 3 आपका इस माइनस 1 पर, ठीक है। ये करेक्शन कर लेना। तो इसको मैं और करेक्ट कर दूं, अगर मैं इस तरीके से रूल डिफाइन करता हूं। मैंने आपको वैसे एक काउंटर एग्जांपल दे रहा था। टाइम हो चुका है, मैं क्लास को अभी इसी के बाद स्टॉप कर दूंगा, ठीक है। 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यहाँ पर 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 एंड सो ऑन, 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर इवन है तो 2 किस पर जाएगा 1 पर, 4 2 पर, अगर यहाँ 6 होगा 6 जाएगा आपका 3 पर, एंड अब यहाँ पर ओड होगा तो 1 जा रहा है यहाँ पर 0 पर, 3 जा रहा है माइनस 1 पर, 5 जाएगा माइनस 2 पर, 7 जाएगा माइनस 3 पर, ठीक है। अब ये रूल बन जाएगा जैसे मैंने यहाँ माइनस लगाया। प्लस लिखूंगा तो यहाँ से मैं 0 को हटा दूंगा क्योंकि मुझे ऑन 1 और ऑन 2 फंक्शन चाहिए। चलिए, तो आज के लिए इतना काफी है, इनको रिवाइज करना, ठीक है। तो आज क्लास को हम यहीं स्टॉप करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा आज? पावर सेट देखा, कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा, उसके बाद फंक्शन देखा और टाइप्स ऑफ फंक्शन देखे, ठीक है। ये चीज हम अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना। सर मीन्स 0 करना जरूरी है, देखो हमको अगर 1 1 ऑन 2 देखना है उसके अकॉर्डिंग देखना है, एक भी इमेज छूटी नहीं चाहिए, ठीक है, कोडोमेन के लिए। चलिए, तो आज क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं, जो भी आपके डाउट्स होंगे कल पूछ लेना। तो आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं हम, ठीक है। तो ये था आपका आज का लेक्चर। तो फिजिक्स वाला के साथ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।